गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? बताओ भाई, आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? सही सी बताओ। हाँ सर, आ रही है। और अगर ऐसा है तो थम्स अप भेजें प्लीज। थम्स अप, लव यू, ओपी, जो भी भेजना है फटाफट भेजो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए जल्दी से। ठीक है, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में लेक्चर नंबर 9 की। 9th लेक्चर की हम बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग तैयार हैं धमाकेदार लेक्चर के लिए। लास्ट क्लास में आपको लोकस बताया गया था बेस्ड ऑन मॉड्यूलस। आई होप एंड बिलीव आप सबने वो अच्छे से घर पे जाकर सारे रिजल्ट्स देखे होंगे, समझे होंगे और धीरे धीरे आप उसको याद करने वाली प्रोसेस में जुट गए हैं। हाँ है ना? अगर ऐसा है तो थम्स अप भेजो। यस बेटा, PWOP, वेरी गुड, यू ऑल आर ओपी। टेस्ट होगा एट द एंड, ठीक है, टेस्ट होगा बट एट द एंड, अभी नहीं होगा। ठीक है ना? जब हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉकेट कोर्स खत्म कर लेंगे उसके बाद में आपका टेस्ट होगा ना भाई। पहले ही टेस्ट देके कैसे? रिपोर्ट नेगेटिव थोड़ी आनी चाहिए। सर कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो? नेगेटिव रिपोर्ट मतलब जो हम ये टेस्ट देते हैं कोरोना वाले टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। यस और नो? यस यस यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाइए। लव फ्रॉम महाराष्ट्र, लव फ्रॉम दिल्ली स्टूडियो बेटा, सेम टू यू, थैंक यू सो मच। यस, स्टार्ट करें। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, एंगल बिटवीन लाइंस एंड लोकस बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, रोटेशन कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने जाते जाते ये देख लिया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो वेक्टर की तरह भी बिहेव करता है, मतलब उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। उसी के ही बेसिस पर हम आज रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कितने लोगों ने सही सही बताना ये वाला सवाल सॉल्व कर लिया है? सर एकदम अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए जी, फटाफट इसका आंसर देखते हैं, फटाफट इसका आंसर देखते हैं। हाँ बेटा आ जाओ। हाँ बेटा, यूपी वालों को भी बहुत बहुत प्यार, इलेक्शन का माहौल है। हैदराबाद से भी बहुत बहुत प्यार आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम बोलते ना, आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड इतना सारा प्यार देखकर। यस, लव फ्रॉम इंडिया, वाह यार ये बढ़िया है। हाँ, मुझे ना स्टेट्स के नेम सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं। तो शाहरुख खान भाई साहब से पूछना पड़ेगा, भैया आपने फिर ज्योग्राफी कैसे पढ़ी, हिस्ट्री कैसे पढ़ी, समझ में, SST कैसे पढ़ी क्लास 10वीं में? आपको तो बोले स्टेट्स के नेम सुनाई दिखाई नहीं देते हैं। जस्ट किडिंग। आ जाओ। चलो सर, इजी था। पहले वाला जो सवाल है मेरे ख्याल से आप सभी को दिखाई दे रहा है, पहले वाले सवाल पे कोई बवाल नहीं है। सर ये वाली जो इक्वेशन है विल रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। तो जैसा कि आपको समझाया गया था देवियों और सज्जनों, आपको बोला गया था कि z में से जो घट रहा है, सर दिस इज 0,6। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये है 0,6। यस और नो? इधर आ जाइए। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया। एक ये वाला, तो सर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये है Z1, Z में से जो घट रहा है, और ये दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, तो Z1 माइनस Z2 का मॉड कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दे। Z1 माइनस Z2 का मॉड कितना हो जाएगा? जल्दी बताना। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। सर ये तो 10 होती है क्या? मैंने कहा बिल्कुल सही। अगर आप इसको इलिप्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, इफ यू वांट कि ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट करे, तो यहां पर जो के लिखा हुआ है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा कौन कौन से ऑप्शन है सर? R और S है सर। तो इसका जो जवाब है वो हो जाएंगे R, S। कितने लोग पहले वाले पार्ट का आंसर RS बोलेंगे? वाह यार, नीति गुप्ता, अनुपम, पवन। चुलबुला क्वेश्चन क्या होता है बे? क्वेश्चन होता है, चुलबुला बुलबुला ये कहां से सीखे हो? बोले सर आपसे। फिर ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। शाबाश। R एंड S आर द आंसर्स। यहां जाइए। रिप्रेजेंट से हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। तो एक बार बताओ, Z में से घटाकर यहां क्या लिखा जा रहा है? घटाकर, ध्यान सुनना। हाँ, घटाकर। इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन, ये लिखा हुआ है 12 आयोटा कॉमा -3, है ना?
12 आइटा -3 का मॉड, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में आपको Z1 Z2 देखने होते हैं। ये बात आपको 50 बार बता दी गई है। अब एक कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, बोले सर इसका पॉइंट बना दो 12,3। ना ना बेटा ना ना, नो यस, ये नहीं करना, बिकॉज रियल पार्ट का जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट बनता है, इमेजिनरी का वाई कोऑर्डिनेट। शाबाश। और सर यहां से जो Z2 आपको दिखाई दे रहा है दैट इज 2,0। क्या मेरी बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं क्या? फटाफट आप मुझे बताओ इस केस में व्हाट इज Z1 माइनस Z2, जल्दी से। इन दोनों के बीच की दूरी सर ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25 और 12 माइनस 0 144। 144 क्या होता है सर? 144 या 144 बोलो ना। अच्छा 169 का रूट आएगा 13। कितना आएगा बेटा? 13। तो Z1 Z2 के बीच की दूरी आपको निकालनी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो आपको फॉर्म्स बताई इसमें आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच की डिस्टेंस निकालें, फिर के पे जाकर आप कमेंट करें। समझ गए कि नहीं समझे? तो अगर आप चाहते हो कि रिप्रेजेंट करें ये वाली इक्वेशन किसको, इलिप्स को, सॉरी हाइपरबोला को, तो जो के है वो क्या होना चाहिए? के सर 13 से कम होना चाहिए। के शुड बी लेस देन 13। अब लेस देन 13 कौन है सर? ये सारे ही लेस देन 13 लग रहे हैं। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू आर एस टी। कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं? ऑल, बहुत सही, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, वेरी गुड। लव यू बेटा, लव यू, शाबाश। ठीक है, हाँ तुम्हारे पास, मुझे पता है वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तुम्हारे पास लव यू इकट्ठा हो गया है, किसी और को नहीं दे पा रहे हो तो चलो सर को ही चिपका देते हैं। सर ऐसा नहीं है, हम आपसे सच में प्यार करते हैं। वेरी गुड। प्यार क्या सिर्फ लड़के लड़की के बीच में थोड़ी होता है, माँ बाप से भी हम प्यार करते हैं, भाई से भी प्यार करते हैं, अपने गुरुजनों से भी प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से भी प्यार करते हैं। बट सर ये सारे प्यार तो नेचुरल है जो हमें मिल जाता है, हम जिसकी तलाश कर रहे हैं सर वही नहीं मिल रहा। कोई बात, मिल जाएगा, बिलीव मी। जितना लेट उतना बढ़िया, जितना जल्दी उतना ज्यादा बिखरा हुआ। तो आप कौन से ऑप्शन पे जाना चाहते हैं देख लीजिएगा, ठीक है? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। आ जाइए इधर। सर इसमें क्या बोल रहे हैं? दिस रिप्रेजेंट्स ए लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट की तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए और इसकी फॉर्म जो है वो नंबर 2 वाली है, मतलब इसकी फॉर्म ऐसी ही है। मैंने फटाफट यहां पूछा, जल्दी से बता Z1 क्या है? माइनस साइन के इधर क्या लिखा हुआ है सर? 0, बहुत बढ़िया। और Z2 क्या है? माइनस साइन के बाद में क्या है सर? 4, तो 4, 0। यहां से अगर मैं पूछूं व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2, इन दोनों के बीच की दूरी सर ये आ जाएगा 16 प्लस के स्क्वायर का रूट। अच्छा, अगर आप लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो तो Z1 Z2 के बीच की दूरी यहां लिखे हुए नंबर के बराबर होनी चाहिए। तो फॉर लाइन सेगमेंट दिस शुड बी इक्वल टू √10k। चलिए जी जरा बताना, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाएगा सर? ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 16 और यहां आ जाएगा 10k। मैंने पूछा जल्दी से बता दे ये कितना हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 16 बराबर 0। यहां से आपको दिखाई दे रहा है k की वैल्यू या तो 2 या 8। k की वैल्यू या तो 2 या फिर 8। तो P एंड Q इज द आंसर। इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? P एंड Q इसका आंसर। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया। सर ये जो है ये फॉर्म 1 का क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट से सर्कल। सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए Z और Z का कोफिशिएंट जो है वो सेम हो गया 1। सर ये वाली जो वैल्यू है वो 1 को छोड़कर कुछ और होनी चाहिए, है ना? ये वाली जो वैल्यू है ये 1 को छोड़कर कुछ और होनी चाहिए। ये था कि आपको ये वाली फॉर्म बताई गई कि Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 का मॉड के बराबर हो। अगर यहां 1 आ जाए तब जाके आप बोल सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, अदरवाइज ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक सर्कल को। यस और नो? ना जब मैं इसकी बात पूछता हूं तो बच्चों ने बोला कि सर यहां पर जो भी ऑप्शन है उसमें यहां पर कहीं पर भी के की वैल्यू 1 नहीं है। तो मैंने बोला कि यहां पे ध्यान सुनना, आपको थोड़ी सी अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती है जवाब देने से पहले। तो सर के की वैल्यू यहां पर 2 नहीं हो सकती। ये कितने लोगों को दिखाई दिया? यस, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का तरीका है, बिकॉज के की वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो ये बन जाएगा बेटा ये, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये। सर लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 लिखा हुआ है, 1 बराबर 2 कब से होने लग गया? गलती से। तो ऐसी गलती ना करना। तो के शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड बाय रिलेशन जो हम जानते हैं के शुड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। तो 2 को छोड़कर सारे QRST इज द आंसर ऑफ दिस। समझ गए?
P क्यों नहीं आया सर? क्योंकि P है 2, 2 लेने पर ये लेफ्ट साइड 1 बन जाएगी, राइट साइड 2 बन जाएगी, बराबर नहीं हो सकते। तो QRST इज द आंसर। कितने लोगों का सारे पार्ट्स का आंसर एकदम क्लियर है कि हाँ सर हमारा जवाब यही आया है? तो थम्स अप भेज दीजिए। वेरी गुड, फीलिंग प्राउड। मैं आपको एक चीज सिखा पाया अच्छे से। तो वो फॉर्म्स याद कर लेना भैया, सीधी सीधी बात है, ऐसे सवाल आते हैं, यही में भी आते हैं, आया ना। IIT से पहले ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, जो भी होगी वो IIT के बाद होगी। वेरी गुड, दिस एटीट्यूड आई लाइक। सही है, IIT के बाद होगी, हाँ बिल्कुल होगी सर। ठीक है, फिर बढ़िया से पढ़ाई कर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहली चीज तो आपको ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस लोकस, या फिर z कहां कहां घूम रहा है। z माइनस आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब सर आप ये बोल सकते हो इनइक्वालिटी है। अगर यहां इक्वालिटी होती, इसको ऐसे सोच, z माइनस आयोटा का मॉड अगर यहां पर 2 के बराबर होता तो तू बोलता कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर माइनस साइन के बाद में लिखा हुआ है और रेडियस ये रही। तो सेंटर इज 0,1 एंड रेडियस बराबर 2। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? आया ना, बहुत सही। तो 0,1 और रेडियस 2 होगी। बट सर इनइक्वालिटी लगी है तो सर्कल के अंदर वाला पार्ट इंटीरियर ऑफ द रीजन। बहुत सही। चलिए डायग्राम बना लेंगे हम। यस सर, क्या कर लें, डायग्राम बना लेते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ऐसा सवाल आपको करवाया था क्लास में, ध्यान रखना। सर सेंटर इज 0,1 एंड रेडियस इज 2। सेंटर दिखाई दे रहा है सबको? सेंटर जो है दैट इज 0,1 और जो रेडियस है वो है 2। तो सेंटर जो है इसका वो 0,1 यहां कहीं होगा और रेडियस 2 है, तो ऑब्वियसली सर ये वाला पॉइंट 0,3 और ये वाला पॉइंट जो है दिस इज 0,-1, क्योंकि ये वाली दूरी भी 2 है और ये वाली दूरी भी कितनी है, 2। ये इसका क्या हो जाएगा सर, सेंटर। ठीक है, z उस पे घूम रहा है। z0 कोई पॉइंट है 5 + 3 आयोटा। ठीक है सर, अगर मुझे z0 यहां कहीं प्लॉट करना हो तो मैं बोलूंगा बेटा ये रहा z0 और उसका अगर आप पॉइंट बनाओगे तो 5,3 विल बी द पॉइंट। द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब जिसकी वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है, पहले उसको देख ध्यान से। सर ये z के साथ आयोटा नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? बोले सर गुरुजी ने बताया था। गुरुजी ने बताया था। मैंने कहा क्या बताया था? बोले बोले, मैंने कहा हाँ आगे वो तो बोल। बोले कोफिशिएंट 1 बना लेना। तो मैंने आयोटा कॉमन लिया। आयोटा कॉमन लिया तो मॉड ऑफ आयोटा यहां पे आ जाएगा z + z0 अपॉन आयोटा। सर कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड ऑफ आयोटा 1 होता है और ये आयोटा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये -z0 आयोटा आ जाएगा। अब मैं आपसे सिर्फ z0 की वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा हूं, जो कि है 5 + 3 आयोटा। z0 की खुद की वैल्यू 5 + 3 आयोटा और इधर आयोटा। सुन तो जाना। यस सर, ये रहा z। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 और उधर जाएगा तो इसको बस इधर ही भेज दे अंदर, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दे। पहले इसको मल्टीप्लाई किया -3 + 5 आयोटा। मतलब सर आपको यहां पर देखकर यह समझ में आना चाहिए कि z की जो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है वो इस पॉइंट से निकालनी है। दिस इज द पॉइंट जहां से हमें z की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो -3,5 से निकालनी है। z0 का कोई रोल नहीं है। -3,5 कहां होगा सर? -3,5 जो है वो यहां कहीं हो जाएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में एक तरीका बताया था कि आपको कभी एक सर्कल की एक पॉइंट से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालनी हो। कितने लोगों को वो तरीका याद है? सर आपने बोला कि उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करो और उसको आगे बढ़ा दो। मैंने कहा बहुत सही। सेंटर ये रहा सर, ये रहा ये वाला पॉइंट और ये रहा ये वाला पॉइंट। तो जो z की मिनिमम डिस्टेंस है दिस इज z मिनिमम, या फिर ये वाली डिस्टेंस मिनिमम है। समझ पा रहे हो? वो जो आपका z है वो तो यहां घूम रहा है इस येलो वाले सर्कल पे, उसकी दूरी हम इससे निकालेंगे। तो बोल रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम दूरी का सम बता दीजिए। तो मिनिमम डिस्टेंस ये होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाला होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ध्यान से बताना भाई, मिनिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा सामने देखते हुए। सर इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, इसके और इसके बीच की। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 0,1 और -3,5 की, तो -3 का स्क्वायर और 5 में से 1 गया सर दैट इज 4 का स्क्वायर। इसका रूट, ये वाली दूरी हमने निकाल ली।
इसमें से ये रेडियस घटा दीजिए और इसकी जो रेडियस है दैट इज 2। तो ये सबको दिखाई दे रहा है, ये 5 लिखा हुआ है, 5 माइनस 2 सर ये वाली दूरी आ गई 3। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपने जो ये वाली डिस्टेंस लिखी है ना बेटा, बेटा इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, दिस डिस्टेंस इज 5, ये वाली दूरी 5 है। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो 5 में से 2 घटा दे रेडियस, तो ये मिनिमम आ जाएगी। मैक्सिमम दूरी चाहिए तो 5 में 2 जोड़ दे तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। तो व्हाट इज मैक्सिमम डिस्टेंस? मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू सर 5 प्लस 2 दैट इज 7। उसने पूछा इसका और इसका सम बता दे, दैट इज 10। ऑप्शन सी चंपक चाचा इज करेक्ट। बहुत बढ़िया। जीडीपीडी, अबे कहां पर जीडीपीडी होगी? मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? लेट मी चेक अगेन। हाँ, इन दोनों के बीच की दूरी तो यार 5 ही आ रही है, उसमें से रेडियस 2 घटा दी तो ये 3 ही बचा। मैंने कहां पर स्क्वायर होगा? कहां पर स्क्वायर होगा वो जानना चाह रहा हूं। कहां पर, कहां पर? अबे कहां पर स्क्वायर होगा? स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा लगे हुए हैं पावर में। अबे स्क्वायर पावर में ही होता है भाई, मजे ना लो। किसकी पावर में स्क्वायर करने पे तुले पड़े हो तुम लोग? अरे यार ये क्या पूछ रहे, प्रिंटिंग मिस्टेक। अबे कहां होगा स्क्वायर? नहीं प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज सही सही बताओ। 3 के ऊपर है, इस पे स्क्वायर क्या होगा बे? इस पे स्क्वायर होगा क्यों? -3 की पावर में होगा। अबे कौन है ये? अच्छा भाई साहब अलग लेवल। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ चेक करने के लिए छोड़ा था यहां पे कि तुम्हारा ध्यान जाता है कि नहीं। हाँ अबे भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझते हो। -3 ये सही तो है। वो 5 तो ऐसे लिखा गया, एक्साइटमेंट में थे ना। चलिए जी, नाउ अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन पे। आज की क्लास यहां से शुरू होती है। अब मेरी बात ध्यान सुनना कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। सबसे पहली चीज व्हेन, सर हमें ये रोटेशन वाली चीज कब लगानी है? बिकॉज बच्चों के जो डाउट होते हैं, ध्यान रखना आईआईटी कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखिएगा प्लीज। माहौल बना दिया गया ऐसा है, अगर आपको सटीक तरीके से सब कॉन्सेप्ट समझाया जाए तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, हाँ है ना? समझ में आएगी नहीं समझ में? हाँ ये सही बोला। एक बोले सर पेन की गलती थी। शाबाश। एक बोल रहा आपके होश उड़ गए, और वो भी अन्नू कुमारी बोल रही है। वाह बेटा अन्नू, मुझे तो लगा था कि जो गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं वो थोड़ी मजे कम लेती है। बोले सर क्यों, हम क्यों मजे कम लें? जब लड़के सारे मजे ले रहे हैं तो हम क्यों लें? सर के उड़े होश, सर हो गए बेहोश। वाह शाबाश। अब सामने देख, ठीक है? हाँ पेन से गलती हो गई थी, मुझसे नहीं हुई है। ठीक है, यस यही तरीका है, अपनी गलती कभी मत मानो। अब आ जाओ इधर। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन क्या है समझाऊंगा। मैं आपको क्या बोल रहा था कि आईआईटी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अगर आपको वो एकदम क्लियर हो तो आप खुद उन पे विजय हासिल कर सकते हो। यहां पर क्या बोला जा रहा है, मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं, दैट इज व्हेन एंड हाउ। आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना कब है और कैसे लगाना है उस पे आएंगे। पहले तो ये बोला, जब भी आपको 3 पॉइंट्स दिखे जिनमें से 2 अननोन हो, इसको और सिंपल किए देता हूं। जब इसको मैं आपको क्या कर देता हूं, और सिंपल किए देता हूं। तो व्हेन के लिए तो आप ऐसे समझो, व्हेन के लिए आप ऐसे समझो, बस बस ये वाला डायग्राम याद रख लोगे क्या? बस यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3। ऐसी कोई सिचुएशन आपको दिखाई दे लव ट्रायंगल टाइप्स, तो समझ लेना कि वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन लगेगा। और ऐसी सिचुएशन के बाद में आपको Z1, Z2, Z3 के बीच में एक रिलेशन चाहिए, टू फॉर्म ए रिलेशन बिटवीन, टू फॉर्म
ए रिलेशन बिटवीन Z1, Z2, Z3, रिलेशन बिटवीन Z1, Z2 एंड Z3। अब वो रिलेशन भी हो सकता है और उस रिलेशन से निकला हुआ कोई रिजल्ट भी हो सकता है। क्या कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ सर ऐसा कुछ हमें दिखेगा? अब ये 3 पॉइंट्स आपको कहीं पे भी दिख रहे हैं। मान लो मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल में 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना। ट्रायंगल की बात करूं दिख रहे हैं क्या? स्क्वायर की बात करूं 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ सर। तो वैन कितने लोगों को समझ में आया जल्दी से बताओ। एक कौन है ये? एक बोल रहा है जल्दी कराओ। तो बेटा तेरे को ज्यादा ही जल्दी थी तो पहले हो आता है, पहले हुआ। हाँ इसको रिकॉर्डेड है ये, जब फटाफट चला जा। हाँ ऐसी चीजें नहीं रोकनी चाहिए, पेट दर्द होने लग जाता है। जाओ जाओ जाओ, शाबाश। एक बोल रहा जल्दी जल्दी कराओ। अबे बेटे चले जाओ चले जाओ, कोई बात नहीं, वापिस आ जाना थोड़ी देर में, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ठीक है। तो आपको कभी भी जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई दे तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन लगाना है। अब सर कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन लगाते कैसे हैं, अब मैं आपको वो समझाता हूं, ठीक है। और यहां पर जो बात लिखी है डायरेक्शन वेक्टर सब ही आपको डिसाइड करने होंगे एंड यूज द इक्वेशन ऑफ रोटेशन। इक्वेशन ऑफ रोटेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब सामने देखो फटाफट क्या है इक्वेशन ऑफ रोटेशन। पहले आप इस ज्योमेट्री पे आइए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये एक ज्योमेट्री बना ली। अब ध्यान रखना भैया, अब इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली है। थोड़ा सा भी तुमने कुछ बदतमीजी की तो हो सकता है निपट जाओ, ठीक है। तो इसको बोला मैंने Z0, इसको बोला मैंने Z1 और इसको बोला मैंने Z2, ठीक है। यही सेम पिक्चर मैं यहां कॉपी कर लाया, मुझे 3 वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिसाइड वेक्टर्स, ठीक है। डिसाइड 2 वेक्टर्स, डिसाइड 2 वेक्टर्स with initial point same, with initial point same, initial point same, initial point same रखते हुए 2 वेक्टर बनाइए आप। इनिशियल पॉइंट सेम रखते हुए 2 वेक्टर बनाइए। सर कौन से 2 वेक्टर? अब दोनों का जो यहां पर इनिशियल पॉइंट है वो Z0 ले लो, 2 वेक्टर खींचो। क्या आप ऐसे वेक्टर्स बना सकते हैं? जी सर बिल्कुल बना सकते हैं। एक ये वाला वेक्टर हो जाएगा और एक ये वाला वेक्टर हो जाएगा। और जब मैं ये वेक्टर डिसाइड कर रहा हूं तो मैंने आपको ये वेक्टर्स लिखने सिखाए थे Z0 से Z1 की तरफ। सर ये आ जाएगा Z1 माइनस Z0। और सर यहां पर आप देखो ये कितना आ जाएगा, Z0 से Z2 की तरफ, तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z0, ठीक है ना। जब आप वेक्टर डिसाइड करो तो मेक श्योर उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ताकि हमें एंगल लिखने में कोई दिक्कत ना हो। आपने पिछली क्लास में बोला था कि वेक्टर्स के बीच में एंगल तब लिखा जाता है जब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? है ना, बोलो बोलो बोलो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इनिशियल पॉइंट सेम करके हमने 2 वेक्टर बना लिए। अब आप क्या करोगे, इनमें से किसी एक वेक्टर को आप खुद इनिशियल वेक्टर बोलोगे। हाँ अब है ना, इनिशियल पॉइंट सेम बनाने के बाद में वेक्टर बना लिए। अब आप एक काम करोगे, आप इनमें से किसी एक को इनिशियल वेक्टर बोल दो, I स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेक्टर, और इसमें से किसी एक को फाइनल बोल दो। सर क्या ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको इनिशियल किसको फाइनल बोलेंगे? जी बिल्कुल। कोई बच्चा बोले सर मैं तो इसको इनिशियल इसको फाइनल बोलूंगा, तो बोल लेना, पहले एक बार इसको सीख ले, ठीक है। नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ रोटेशन? सर व्हाट इज दिस इक्वेशन ऑफ रोटेशन? वही बता रहा हूं, ध्यान सुनना। इक्वेशन ऑफ रोटेशन क्या है? बहुत आसान है। आपको पहले तो इसका जो बोलते हैं ना कोर रोटेशन है वो याद होनी चाहिए। फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर, दोनों वेक्टर अलग अलग लिखोगे। फिर यहां पर फाइनल वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाय इनिशियल वेक्टर का मॉड, ई की पावर आयोटा में थीटा, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ रोटेशन है, आराम से देख ले, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जो 2 वेक्टर्स आपने बनाए हैं उनके बीच का जो एंगल है उसको थीटा बोल रहे हैं। अच्छा थीटा का जो सेंस है वो आपको हमेशा डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ये डायरेक्शन समझ में आ गई, एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। और अगर आप थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। समझ में आया? इसमें जो बच्चों को डिफिकल्टी लगती है वो सिर्फ इस बात से लगती है कि सर यहां पे 2-3 चीजें हैं जो हमें डिसाइड करनी है। मैं आपको फिर से वापस समझाता हूं। पहली चीज, आपको ऐसी ज्योमेट्री दिखाई दी जहां पर 2-3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको ज्वाइन करके आप 2 वेक्टर्स बनाइए। इस प्रकार बनाना कि उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जो कि मैंने यहां लिखा।
डिसाइड टू वेक्टर्स विद इनिशियल पॉइंट सेम। तो वेक्टर्स लिखने आपको आने चाहिए, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। सर इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हो तो फाइनल में से इनिशियल वाला घटा दो, तो ये दोनों वेक्टर लिख लिए। अब आप अगले स्टेप पे आओ, स्टेप बाय स्टेप सोचना है। पहले डायग्राम, फिर वेक्टर बनाए, वेक्टर इस प्रकार बनाएगी इनिशियल पॉइंट सेम। अब क्या करें, अब किसी एक को इनिशियल किसी एक को फाइनल बोल दे, तेरी इच्छा है, सारी तेरी इच्छा है। समझ में आया? इसमें जो गड़बड़ लगती है बच्चों को, या फिर ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट इसलिए लगता है बिकॉज सब हमें डिसाइड करना होता है। हमें मतलब तुम्हें, यस और नो, है ना? तो हमने इसको इनिशियल इसको फाइनल बोला। रोटेशन की इक्वेशन ये वाली है, और मेरे ख्याल से आपको इस इक्वेशन में कोई समस्या होगी नहीं। जो भी आपका फाइनल वेक्टर है वो यहां लिखना है, डिवाइडेड बाय इनिशियल वेक्टर बराबर फाइनल अपॉन इनिशियल का मॉड ई की पावर आयोटा थीटा। अब आते हैं थीटा पर। ऑलवेज रिमेंबर, हम ऑलवेज हम क्या करते हैं, इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं बेटा, इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं। ये बात तो सबको समझ में आती होगी। सर यहां पर जो थीटा रखेंगे वो कैसे डिसाइड करना है? अब जो तूने इनिशियल बोला है, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा, ये कौन से सेंस में तू घूमा, कौन से सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जितना एंगल आपने घूमा वो तो यहां से मैग्नीट्यूड से आपको डायग्राम से पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका। उसके आगे प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, वो आपको घूमने की डायरेक्शन बताएगी। तो अब की बार सर आप इनिशियल से फाइनल की तरफ गए हो तो यहां पर आपको लेना पड़ेगा प्लस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा का मैग्नीट्यूड आप क्या लोगे? प्लस। और अगर मान लो कोई बोलता सर मैं तो इसको इनिशियल इसको फाइनल बोलूंगा, तो वो इनिशियल से फाइनल की तरफ आता है ना, इनिशियल से फाइनल की तरफ आता। अरे इनिशियल से फाइनल की तरफ आता, आगे बोल। हाँ सर, अगर वो इनिशियल से फाइनल की तरफ आता तो अब की बार उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? उसका सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज। तो वो इसी में ही थीटा यहां पर क्या रखता? नेगेटिव। बट उसके इनिशियल फाइनल वेक्टर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी की ही फिलिंग कर दूं, क्या कर दूं? फिलिंग। अबे फिलिंग बोला है मतलब इसको भर दूं, तो व्हाट इज अवर फाइनल वेक्टर? Z2 माइनस Z0। व्हाट इज अवर इनिशियल वेक्टर सर? Z1 माइनस Z0 बराबर इन्हीं दोनों का मॉड आता है, और e की पावर आयोटा। इस डायग्राम के हिसाब से हमारी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, तो प्लस थीटा। यहां पर प्लस थीटा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही प्लस थीटा लगाओगे, आपको देखना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? है ना? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये होना चाहिए, वेक्टर बनाने हैं, इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल वेक्टर आप मार्क करोगे। हम हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ मूव करते हैं, मूव करते वक्त सेंस ऑफ रोटेशन चेक करना है और यहां वैल्यू पुट कर देनी है। सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो आप बोलोगे एंगल इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज सेंस में हो तो एंगल बोलोगे नेगेटिव। सीधा सवालों पे अटैक करते हैं, सीधा सवालों पे अटैक, सवाल से समझने की कोशिश करेंगे। आ जाइए प्लीज। इफ वन ऑफ द वर्टिसेस, हाँ इस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस आपकी पिछली डीपीपी में थे, मतलब डीपीपी नंबर 8 में। ठीक है, आई बिलीव एंड आई होप आपसे वो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए होंगे, आज जाके करिएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला है, रोटेशन वाला है, तो कुछ क्वेश्चंस पिछली डीपीपी नंबर 8 में थे, तो आज वो सॉल्व हो जाएंगे धमाकेदार तरीके से। आया ना? उसने बोला इफ वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग दिस सर्कल, इस सर्कल को वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक स्क्वायर। मैंने कहा डायग्राम बना सकता है क्या? बोले हाँ सर। मैंने पूछा ये सर्कल बनाना आता है तेरे को? बोले हाँ। मैंने पूछा इसमें जो जानकारी है वो तो बता दे। बोले सर इसका सेंटर होगा 0,1 और इसकी रेडियस होगी √2। कितने लोगों को ये वाली बात दिखाई दी अच्छे से कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,1 और रेडियस जो है वो √2 है। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आती है ना? तो लियो, ठीक है, 0,1 और ये हो गया √2। अब इसके ऊपर सर्कमस्क्राइब मतलब एक स्क्वायर है जो इसको सर्कमस्क्राइब करता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक सर्कल को एक स्क्वायर सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब वो जो स्क्वायर है, सर्कल, स्क्वायर की चारों साइड सर्कल को टच करती है। स्क्वायर की चारों साइड सर्कल को जो है वो क्या करती है? टच करती है। क्या मेरी बात समझ गए? अरे बोलो कुछ। हाँ सर, ठीक है, कोई परेशानी है? नो सर। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ की? हाँ बिल्कुल सही सर, ये क्या कर दिया आपने? वेरी गुड, मैं चेक कर रहा था, बिल्कुल सही सर। ये 1,0 होगा। अच्छा, रेडियस इज √2।
सर गड़बड़ बहुत करते हो। अबे गड़बड़ नहीं बोलते इसको, टेक्निकली तुम्हें चेक करने वाले पॉइंट्स हैं ये। अब ठीक है क्या, सर्कल यहां आ जाएगा। अबे आजा भाई, ठीक है ठीक है। तो यहां पर सर्कल का सेंटर है 1,0 और इसको एक स्क्वायर सर्कमस्क्राइब कर रहा है। मेरी बात ध्यान सुनना, इसकी जो रेडियस है वो है √2। तो अगर मैं आपसे इसके वर्टिकली ये वाला पॉइंट पूछूं तो ये हो जाएगा 1,√2। समझ पा रहे हो? ये वाला डिस्टेंस पूछूं, ये वाला पॉइंट पूछूं तो इसमें √2 और जोड़ दे, बिकॉज ये रेडियस √2 है। तो आप बोलोगे सर 1 + √2,0। क्योंकि अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं कि स्क्वायर बनेगा कैसे। एक बच्चा जो है वो स्क्वायर ऐसे बनाता है, ध्यान सुनना। हाँ, 99% बच्चे स्क्वायर को ऐसे ही बनाएंगे। जबकि एक बच्चा बोला सर स्क्वायर तो ऐसे भी तो बन सकता है, ये लो, क्या दिक्कत है? तो मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि ग्रीन वाला स्क्वायर बनेगा कि ऑरेंज वाला। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगेगी, ध्यान रखना। अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि ग्रीन वाला कि ऑरेंज वाला, कमेंट करके बताओ। क्योंकि स्क्वायर का एक वर्टेक्स उसने दे रखा है 2 + √3 आयोटा, मतलब 2, √3 इज द पॉइंट। एक वर्टेक्स ये है। ग्रीन की ऑरेंज, जल्दी बताओ। ऊपर वाला क्या होता है बे? ऊपर वाला सही है, भगवान को सब जगह ले आया करो, वो बचा ही लेंगे। जल्दी 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 बताओ। ग्रीन वाला इज द करेक्ट आंसर। सर क्यों ग्रीन वाला? क्योंकि ग्रीन वाले में ये है, क्योंकि अगर आप ऑरेंज वाले के वर्टिसेस निकालते हो तो इसका एक वर्टेक्स आएगा बेटा एक्स कोऑर्डिनेट ये, वाई कोऑर्डिनेट ये वाला √2। तो 1 + √2, √2, ठीक है। जबकि हमारे पास सर ये वाला वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। ये बाकी सब लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इसमें वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो ये वाले वर्टेक्स तो ये हो नहीं सकते। ये वाला वर्टेक्स ये बन सकता था, बट ऑरेंज का ये वाला वर्टेक्स ये नहीं आ रहा। तो इसका मतलब सर जो स्क्वायर है वो ग्रीन वाला बनेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर जो मेरी बात समझ गए प्लीज बताइएगा। जो मेरी बात समझ गए प्लीज बताइएगा। कलाकारी देख रहे हो तुम? ओपी लेवल की कलाकारी है ना, ये रहा। तो उसमें अब एक वर्टेक्स जो है वो ये वाला हो जाएगा सर हमारे पास 2, √3। ऑल्दो अगर आप रफ डायग्राम बनाते हो ना, मैं आपको वो भी बता दूं, अगर आप रफ डायग्राम बनाते हो कि एक सेंटर जिसका 1,0 है, आपने ऐसा स्क्वायर बना लिया जिसमें आपने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नहीं मेंशन की, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप चाहो तो इसको ऐसे बोल दो Z1 Z2 Z3 Z4। क्योंकि डायग्राम मैं तो अब बना रहा था तो मैंने सोचा सही सही बना देता हूं, अदरवाइज आप ऐसे बनाकर भी शुरू कर दो। बिकॉज रोटेशन की इक्वेशन लगाते वक्त कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इक्वेशन आपको ध्यान ध्यान से लगानी है, बट टू बी वेरी प्रिसाइज स्क्वायर जो है वो ऐसे बनेगा, थोड़ा टेढ़ा। क्या आप लोग तैयार हैं? है ना? क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ जी सर। अब अगर मैं बात करूं, अच्छा थोड़ा ट्रैफिक कम कर देते हैं। इसका सेंटर आपको दे रखा है 0,1, सॉरी 1,0। एक पॉइंट आपको दे रखा है बिल्कुल सही। उसने पूछा द फाइंड द अदर वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सारे अदर वर्टिसेस बता दो। क्या आप लोग तैयार हैं? है ना? चलिए, अब एक पॉइंट ये रहा, एक ये दे रखा है, एक ये वाला पॉइंट। क्या तुझे ज्योमेट्री दिखाई देगी क्या जिसपे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन लगाना होता है? हाँ सर, ये 3 पॉइंट, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसको बोल दो Z1, किसको क्या बोलते हो वैसे तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, इसको बोल दो Z2, इसको बोल दो Z0, ठीक है। अब बारी आती है कि वेक्टर बनाओ। वेक्टर इस प्रकार बनाते हैं कि इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो मैंने यहां से एक वेक्टर बनाया इस तरफ, और यहां से मैंने एक इस तरफ वेक्टर बनाया, ठीक है। नाउ ये बात आप ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा इनिशियल है कौन सा फाइनल है। तो मैंने पहले इस वेक्टर को लिख दो। ये वाला वेक्टर क्या होगा? Z0 से Z1 की तरफ वाला, दिस इज Z1 - Z0। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि ये वाला जो वेक्टर है दिस इज Z1 - Z0। ये वाला जो वेक्टर है सर दिस इज Z2 - Z0, है ना। अब मैंने बोला कि तू बता क्या करना है, किसको इनिशियल किसको फाइनल। बोले सर एक काम करते हैं, इसको तो इनिशियल और इसको हम फाइनल वेक्टर मान लेते हैं। मैंने कहा ठीक है ना? कोई दिक्कत है किसी को?
कोई दिक्कत है? नो सर। नाउ बस आपको एक छोटी सी चीज और चाहिए, बाकी सब आपको पता है, ध्यान रखना ये एंगल कितना होगा। व्हाट अबाउट दिस एंगल? हम इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएंगे तो हमें पहले आप ये एंगल बता दो, फिर उसके मैग्नीट्यूड के आगे प्लस साइन लगाएंगे इक्वेशन में, बिकॉज ये जो सेंस है रोटेशन की वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंगल कितना होगा ये बता दो। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? दिस एंगल इज 90 डिग्री। आया ना? आया ना? कोई दिक्कत है किसी को? तो बस अब शुरू हो जाइए। अब हमने लगाई यहां पर इक्वेशन ऑफ रोटेशन। क्या लगाई बेटा? इक्वेशन ऑफ रोटेशन। क्या आप लोग तैयार हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशन लगाने के लिए पहली बार? यस सर। चलो भाई, इनिशियल फाइनल ऊपर आता है, ध्यान रखना। चलो ठीक है, Z2 माइनस Z0 फाइनल वेक्टर है वो ऊपर, इनिशियल वेक्टर जो होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, Z1 माइनस Z0 बराबर सर इन्हीं का ही मैग्नीट्यूड यहां आता है, Z2 माइनस Z0 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z0 का मैग्नीट्यूड। ई की पावर आयोटा थीटा कितना है, रोटेशन कितने डिग्री से हो रहा है सर? 90 डिग्री से। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस 90 डिग्री। बस अब आप इसको क्या करें, अब इसको सॉल्व करो, बस और कुछ। ये रोटेशन लगी, अब यहां से आप सॉल्व कीजिए, बिकॉज ध्यान से देखोगे तो Z0 पता है, Z1 पता है, ये सब पता है, ये सारी चीजें आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ आपको Z2 चाहिए जो यहां से मिल जाएगा। समझ गए? तो रोटेशन लगाकर हम एक वर्टेक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ है ना? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान सुनना। कितने लोग एग्री करते हैं कि ये और ये डिस्टेंस उड़ा दीजिए? सर वापस बताता हूं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस उड़ा दीजिए। मतलब आई एम ट्राइंग टू से, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं इस डायग्राम में कि Z2 माइनस Z0 का और Z1 माइनस Z0 का जो मॉड है वो बराबर है। जो भी ये बात देख पाया है वो मुझे लॉजिकली बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। आया ना? ठीक है, कैसे हुआ वो बताओ जल्दी से, कि सर ये दोनों मॉड बराबर कैसे हो गए? तो इस डायग्राम को ध्यान से देख, ये स्क्वायर ऐसा बन रहा है, इसमें यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, यही चाहिए तुझे। तो स्क्वायर में जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। तो ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक डायगोनल की आधी लेंथ है। तो ये और ये क्या है? बराबर। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है? बराबर। ठीक है, तो जब ये और ये दूरी बराबर है तो काम खत्म, यहां से जवाब ही आ गया सर। कैसे? अगले स्टेप पे जाओगे, यहां क्या बचेगा? Z2 माइनस Z0 बराबर Z1 माइनस Z0 बराबर, सर ये तो 1 हो गया, यहां पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ आयोटा। इसको सॉल्व कर ले बेटा। Z2 माइनस Z0 इज इक्वल टू आयोटा इंटू Z1 माइनस Z0। ये रहा Z1, ये रहा Z0। तो Z1 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस √3 आयोटा, और Z0 है सर 1 प्लस 0 आयोटा। इनकी जो वैल्यूज थी वो पुट कर दी, और Z0 जो है सर वो है 1। तो ये आ जाएगा Z2 माइनस 1। सामने देखना भैया, कैलकुलेशन एरर नको होने का। सर ये आ जाएगा हमारे पास पूरा सिंप्लीफाई करके, दिस इज 1 प्लस √3 आयोटा। देख पा रहे हो क्या? आयोटा अंदर भेज सर, यहां पे आयोटा जाएगा, ये हो जाएगा माइनस √3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 1 माइनस √3, इस 1 को इधर लेके आ, प्लस आयोटा, दिस इज अवर Z2। और अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया तो आपको वर्टेक्स मिल गया। कैसे सर? कैसे इसका वर्टेक्स बनाए? इसका वर्टेक्स कैसे बनाए? तो ये जो है दिस इज नथिंग बट 1 माइनस √3 कॉमा आयोटा, नहीं आयोटा तो उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट कितना है सर? दैट इज 1। कितने लोगों को बात समझ में आई? ध्यान सुनना, आराम से बता दीजिए प्लीज, कितने लोगों को बात समझ में आई? हाँ, एक बच्चा जो है वो ऐसे सोच रहा था कि सर आपने ये वाला वेक्टर बनाया, ये वाला वेक्टर बनाया, यहां से यहां 90 डिग्री घुमाना है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो आपने बताया था इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय आयोटा। तो वो इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय आयोटा जाने अनजाने में इक्वेशन ऑफ रोटेशन ही है। बोले सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप या इस वेक्टर को आयोटा से मल्टीप्लाई करो, ये यहां पहुंच जाएगा। तो यही तो किया मैंने। देखना ध्यान से, इस वेक्टर को पाने के लिए, फाइनल वेक्टर को पाने के लिए इनिशियल वेक्टर को आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, फिर ये आ गया। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं, कोई परेशानी है? आया ना? ये समझ में आया ना? सर उसने बोला है और बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी बता देंगे और क्या। अब हमने क्या किया? इक्वेशन ऑफ रोटेशन बार बार नहीं लगा रहे हैं हमने, सर एक छोटा सा दिमाग लगाया। मैंने कहा वाह यार ये तो अच्छा होता है। हाँ बोले सर जिसके पास होता है ना बहुत बढ़िया होता है।
मैंने बोला कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, Z1 Z2 Z3, इसको बोल रहा हूं Z4, आया ना। मैंने बोला मुझे ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो एक तरीका तो बच्चा ये सोच रहा है कि सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला मतलब इस वेक्टर को आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा और वहां से आपको Z4 मिल जाएगा। मतलब यहां से आप एक इक्वेशन ये वाली देख सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है ना Z4 माइनस Z0, कौन से वाला वेक्टर, Z4 माइनस Z0, ये वेक्टर इस वेक्टर का किसका, Z2 माइनस Z0 का नेगेटिव टाइम्स है। बिल्कुल अपोजिट मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन केवल अपोजिट हुई है। यस और नो, कोई दिक्कत है? नो सर। तो ये कितना होगा जरा बोलना सर, ये आ जाएगा माइनस Z0 माइनस Z2 प्लस Z0, इधर भी आ जाएगा 2Z0, ठीक है, ये हो गया Z4। आप चाहो तो अब Z4 आपको देख सकते हो कैसे सर, माइनस Z2 का क्या मतलब है, -2 माइनस √3 आयोटा प्लस 2Z0 का क्या मतलब है 2 इंटू 1। तो भाई साहब ये और ये गया सर, ये आ जाएगा 0 प्लस आयोटा इंटू -√3, और इसका अगर पॉइंट बनाओगे तो 0 -√3, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा एक बोलता है कि सर अगर इसको हम अल्फा बीटा बोल दें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, और ये पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट ये वाला है, बिकॉज ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, बराबर। तो मैंने कहा यहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकता है क्या, बोले हाँ। इक्वेशन ऑफ रोटेशन एक बार लिख ली, उसके बाद में दिमाग चलने लगा तो फिर और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस और नो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, हाँ वो भी ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो वेक्टर है ये नहीं बना रहा हूं, ये आप खुद निकालेंगे, मतलब Z3 जो है वो खुद निकालना है आपको। दिस इज Z3 निकालने के बहुत सारे ऑप्शन है। इस पॉइंट को ये दे ही रखा है, इसको अल्फा बीटा बोल दे, इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका सर इसको इनिशियल वेक्टर, इसको फाइनल वेक्टर, यहां से रोटेशन लगा दे। तीसरा तरीका सर इस पूरे वेक्टर को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो, ये वाला वेक्टर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आप Z3 बहुत तरीके से निकाल सकते हो। हाँ है ना? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? थम्स अप भेजिए प्लीज। हाँ है ना? कोई दिक्कत है किसी को? मैंने एक छोटी सी और गड़बड़ कर दी है, ध्यान सुनना। मैंने जो वैल्यू पुट की है ना, शायद गलत पुट कर दी। कैसे? वैल्यू मैंने Z0 तो ठीक है, Z2 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, जबकि Z2 वो है। तो Z2 जो है वो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा। चलिए वापस पुट कर देते हैं। x कोऑर्डिनेट है 1 माइनस √3 और y कोऑर्डिनेट है 1, दैट मींस आयोटा, और 2Z0 की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ठीक लग रहा है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सर यहां से आएगा -√3 -1, ये आ जाएगा सर √3 + 1 और माइनस आयोटा। देखना सर अब ठीक है क्या? Z4 जो है वो अब ठीक लिखा हुआ है क्या, जरा बोलो। √3 + 1 माइनस आयोटा। अरे जल्दी बताओ ये सही है क्या? थम्स अप भेजिए। अबे गुड आफ्टरनून से आगे भी बढ़ जाओ यार, कितने गुड आफ्टरनून है तुम्हारे पास? कितने लोगों को समझ में आया कि यहां सर कैसे लगाते हैं? थम्स अप नहीं भेज रहे हो। Z3 नहीं पूछ रहा हूं, Z4 पूछ रहा हूं भाई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अंडरस्टूड? Z4 रिपीट, ये कौन है बे? भाई साहब ये वाला वेक्टर लिखो, वो ये रहा। ये जो वेक्टर है ये इस वेक्टर का नेगेटिव टाइम्स है, तो ये वेक्टर है Z2 माइनस Z0। इसकी जगह आगे नेगेटिव साइन लगाया, इस नेगेटिव साइन को अंदर भेजा, तो ये माइनस Z0, ये यहां पर प्लस Z0, तो ये इधर जाएगा तो प्लस 2Z0। अब Z2 की जो वैल्यू है वो ये रही, और ये मैंने यहां पुट कर दी बस Z2 की जगह, और Z0 की जगह यहां पुट की, ये आंसर आ गया। आया ना? इज दिस क्लियर? तो आपको जो Z3 है वो खुद निकालना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये कोई होमवर्क नहीं है जो हम डिस्कस करेंगे, नो नीड टू
टेक टेंशन, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और किया जाए बढ़िया सा, एक सवाल और करते हैं, सभी लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। हाँ मैं आपको थोड़ा प्लॉट समझा देता हूं। एक ट्राइंगल है और उसको सर्कमस्क्राइब करने वाला एक सर्कल है। प्लॉट समझा रहा हूं मतलब मैं आपको सवाल समझा रहा हूं। एक ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला ये है ना। इसको बोलते हैं बेटा सरकम सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? दिस इज कॉल्ड एज सरकम सर्कल। कोई परेशानी है? नो सर। इसको सरकम सर्कल बोलते हैं। इसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। ओ बोल दे रहा हूं, ठीक है। ये इसका सरकम सेंटर है। एक आपको दे रखा है 1,-1, ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है। और ये ट्राइंगल जो है, डायग्राम आपके सामने अभी तैयार हो रहा है। बहुत बढ़िया सर। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 0,0, ये सेंटर है। बहुत बढ़िया। आपको ये दूसरे वाला पॉइंट बताना है, ठीक है। आई से लेट्स से दिस इज Z1, ये वाला जो है ये है Z2 और ये वाला जो है ये है Z3, ठीक है ना। और ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री। अब शुरू हो जाइए, फटाफट आपको Z2 बताना है। फाइंड Z2 इन दिस ज्योमेट्री। यहां पर आपको क्या करना है? फाइंड Z2, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? यस, आपको Z2 बताना है। पूरा सिचुएशन मैंने आपको समझा दिया। Z1, Z2, Z3 से बनने वाला एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। एक एंगल मैंने आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। नाउ एक एंगल 30 डिग्री दे दिया, सेंटर दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, और ये जो सेंटर है ये इस व्हाइट वाले सर्कल का सेंटर है, दैट मीन सर्कम सेंटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब शुरू हो जाइए फटाफट। आपको Z2 बताना है, सिर्फ Z3 नहीं बताना है, ठीक है। जल्दी। तो पहली चीज जो मैं यहां पर आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि आप एक काम करो, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो, सेंटर से इसको ज्वाइन करो, ठीक है, और सेंटर से इसको ज्वाइन कर दे। बेसिकली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाली रोटेशन की इक्वेशन लगाते वक्त, समझो भेजो एक बार, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन ऑफ रोटेशन लगाते वक्त हमें यह देखना होता है कि कौन से पॉइंट पता है और कौन से नहीं पता, फिर हम रोटेशन लगाते हैं। तो मुझे एक तो ये वाला पॉइंट पता है, एक मुझे ये वाला पॉइंट पता है, ये आपने पूछ लिया। क्या ये डायग्राम ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? ये और ये। यस सर, तैयार है। अब वेक्टर बनाने की बारी आई। मैंने कहा बिल्कुल सही, वेक्टर बना। बोले सर इनिशियल पॉइंट सेम रखते हुए वेक्टर बनाना है, तो एक ये वाला बना लो, एक ये वाला बना लो, है ना। अब सिर्फ इसमें सर्कल देने का एक ही लॉजिक है, सर्कल देने का यहां पर एक ही लॉजिक है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि कितने लोगों को ये वाला एंगल पता है, कितने लोगों को ये वाला एंगल पता है, जल्दी से बताओ। ये वाला एंगल, इसमें प्रॉपर्टी बेटा ये वाली लगेगी कि अगर एक कॉर्ड Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड अगर सर्कमफेरेंस पे 30 डिग्री बनाती है तो वो सेंटर पे कितना बनाती है? सर उसका दुगना, दैट इज दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो ये एंगल आपको छुपे हुए तरीके से दिया जा रहा है, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, आया ना। बहुत बढ़िया, बस काम खत्म। अब सारा कुछ तुम्हें सोचना है, सारा कुछ तुम्हें सोचना है। सर कैसे, कौन सा वेक्टर? ये है Z1, ये है 0, समझ में आया? 0 + 0 आयोटा मतलब 0। तो ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा Z1, ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा Z2। सर फाइनल इनिशियल सब हमें डिसाइड करना है क्या? मैंने कहा हाँ कर सकता है डिसाइड। बोले हाँ। सर अब की बार एक काम करते हैं, इसको इनिशियल बोल देते हैं, बहुत हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, अब क्लॉकवाइज, और इसको फाइनल बोल देते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। तो क्या लिखोगे जरा बोलना, इक्वेशन ऑफ रोटेशन के हिसाब से फाइनल अपॉन इनिशियल। तो फाइनल वेक्टर है 1, इनिशियल है Z1, मतलब फाइनल है Z1, इनिशियल है Z2, डिवाइडेड बाय मतलब बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 e की पावर आयोटा। यहां से यहां आते वक्त आपने एंगल तो 60 डिग्री चला, यहां पर आते वक्त आपने एंगल तो 60 डिग्री चला, परंतु जो आपकी सेंस थी मूवमेंट की वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, इस वजह से हम यहां पर क्या लेंगे? -60 डिग्री। नाउ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये हर बार कैंसिल हो जाएगा, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। सर अगर ये सेंटर है और ये यहां से लेके यहां तक की दूरी
और ये यहां से लेके यहां तक की दूरी बराबर होगी कि नहीं? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही दूरियां, इन पिंक वाले वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इस व्हाइट वाले सर्कल का क्या है? रेडियस है सर। क्या है? रेडियस। क्या मेरी बात समझ गए? आर सेम इस वजह से, बिकॉज ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो उड़ा दिया। तो सर यहां से हमारे पास Z2 कितना आ जाएगा? तो ये लिखा हुआ है Z1 बराबर Z2 इंटू ई की पावर आयोटा माइनस 60 डिग्री। आपको Z2 निकालना है तो आप इसको ऐसे देखो, Z2 अपॉन ई की पावर आयोटा 60 डिग्री, ये नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में चली गई, ये रहा Z1। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे कि जो Z2 आया दैट इज Z1 ई की पावर आयोटा 60 डिग्री, ये आ गया सर हमारे पास। नाउ मैं पूछ रहा हूं Z1 कितना है? सर Z1 अगर आपको पॉइंट के फॉर्म में दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो सर हम हाथों हाथ बना देते हैं। ये लो, ई की पावर आयोटा 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 60 डिग्री दैट इज हाफ, प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2। लो भाई, इसको सिंप्लीफाई करो और Z2 पाओ, इसको सिंप्लीफाई करो और Z2 पाओ। कितने लोगों को इक्वेशन ऑफ रोटेशन लगानी आ गई? वेक्टर बनाना है, इनिशियल पॉइंट सेम रखते हुए, इनिशियल फाइनल वेक्टर दोनों आपको डिसाइड करने हैं। एंगल जो होगा वो प्लस आएगा अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा हो, और एंगल नेगेटिव आएगा अगर रोटेशन क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा हो। जल्दी से, हाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेना। यू ऑल नो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी है, मल्टीप्लाई करो, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, वहां से पॉइंट आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको इक्वेशन ऑफ रोटेशन लगा के दिखा रहा हूं। तो एक एग्जांपल हमारे पास ये वाला भी हो गया। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। थम्स अप भेजते रहिएगा जैसे जैसे बात समझ में आती जाए। ठीक है, ये जो है ये सवाल IIT JEE में रिपीट हो चुका है, मतलब रिपीट इन द सेंस पहले ही आया था 1984 या 1994 में इस प्रकार से, उसके बाद में 2010-11 में ये फिर से सवाल आया। ठीक है, आया ना? और आपके बिल्कुल सामने ये सवाल आ सकता है, फटाफट इसको देखो, बिकॉज इसमें एक छोटा सा रोटेशन लगेगा, छोटा सा रोटेशन लगेगा, उसके बेसिस पे हम Z1 Z2 के बीच में रिलेशन निकालेंगे और फिर वहां से जवाब तक पहुंचेंगे। जल्दी आ जाइए फटाफट सभी लोग इस सवाल को। Z1 Z2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत बढ़िया सर, हमें एक इक्वेशन दी गई है Z² प्लस PZ प्लस Q बराबर 0। इसके दो रूट दिए गए, एक Z1 और एक Z2। अब आपको इतनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स होता है सर -b अपॉन a दैट इज -p। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? सर ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स Z1 इंटू Z2 q अपॉन a। ये वाली दोनों चीजें लिख कर रख लो। ठीक है, P और Q जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सब चीजें हमेशा वैलिड है ना? अब आ जाओ इधर। लेट A B रिप्रेजेंट्स द पॉइंट Z1 एंड Z2 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। A Z1 को रिप्रेजेंट करता है, B Z2 को रिप्रेजेंट करता है। एंगल A और B जो है वो अल्फा के बराबर है और O जो है यहां पर ओरिजिन है। तो मतलब सर हमें एक कहानी दी गई है। ठीक है, हाँ सर ये वाला पॉइंट तो हो गया, हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर थोड़ी है। ये वाला पॉइंट हो गया O, ये हो गया A, ये वाला पॉइंट है Z1। A जो है वो Z1 को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट B जो है वो Z2 को रिप्रेजेंट करता है, और इनके बीच में जो ये वाला एंगल है वो दे रखा है अल्फा। ठीक है, बिल्कुल सही है। OA और OB का मैग्नीट्यूड बराबर है। ओ माय गॉड, उसने अगली बात मैंने पढ़ी नहीं। OA और OB का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? बरोबर। चलिए फिर इसको बराबर बनाते हैं और क्या। अबे हटो यार, इसको यहां ले जाऊंगा। हाँ ठीक है सर। अबे कहा है जे ज्यादा टेक्निकल हो रहे हो सर क्या? हाँ उसी चक्कर में लपेटा गया। अपने सीधा सीधा ही कर लेते हैं भाई। मैं सोच रहा था बार बार ना लिखना पड़े, मैं सोच रहा था बार बार जो है वो ना लिखना पड़े। ये पता नहीं काहे का गोला बन गया यहाँ। अबे भैया चले जाओ। ओ भाई ये कहा है, कोई जादुई चीज आ गई है सर मार्केट में, इसको हटाओ, ये नहीं हटेगी भैया। चलो ठीक है, अपने तो इस पे ध्यान दो और कुछ नहीं, आया ना? ये ठीक है, आपने सर इस पे ध्यान दिया नहीं, इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये दोनों जो है OA और OB की लेंथ बराबर है। O ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब सर 0,0,
अब आपको एक रिलेशन प्रूव करना है और वो जो रिलेशन है वो सबको दिखाई दे रहा है, वो ये रहा। ठीक है जी। अब सर Z1 Z2 के बीच में यहां पर रिलेशन है, जबकि आप जो ये रिलेशन देख रहे हो इसमें Z1 और Z2 है नहीं, P और Q और अल्फा के बीच में है। तो अगर मुझे कोई बोले कि P Q और अल्फा के बीच में, ये वाले अल्फा के बीच में रिलेशन लाओ, तो मुझे यहां सर एक इक्वेशन ऑफ रोटेशन लगाकर यहां से वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा जो है वो इक्वेशन ऑफ रोटेशन की वजह से आएगा, है ना? बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ, एक बोल रहा है हैक्ड। हाँ बेटा, हैक हो चुका है बहुत तकड़ा। ठीक है। हाँ, आर्मी वार्मी बुलानी पड़ेगी तब जाके ये हैक हटेगा। तो अब मैं इस ज्योमेट्री पर इक्वेशन ऑफ रोटेशन लगा रहा हूं, ध्यान सुनना। इक्वेशन ऑफ रोटेशन सर कैसे लगाते हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशन, एक बार और समझने की कोशिश करें जिसको कम कम समझ में आया, बिकॉज अगर ये बात समझ में आ जाती है तो फिर कोई बात परेशान होने वाली है ही नहीं। एक वेक्टर ये बनाओ, दूसरा वेक्टर ये बनाओ। ठीक है। पहले सर वेक्टर लिख लेना चाहिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, मेरे को ही समझा रहा है क्या? बोले हाँ सर, आप बहुत गड़बड़ करते हो। Z1 में से 0 गया ये वाला वेक्टर Z1, Z2 में से 0 गया ये वाला वेक्टर Z2। ठीक है। मैंने कहा क्या करें ये बता, तो एंगल प्लस वाला ले लो चाहे माइनस वाला ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं इसको बोल रहा हूं इनिशियल वेक्टर और मैं इसको बोल रहा हूं फाइनल। ठीक है। तो मैं इनिशियल से फाइनल की तरफ जाऊंगा तो यहां पर होगा रोटेशन, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ रोटेशन? फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर बराबर फाइनल का मॉड अपॉन इनिशियल का मॉड और e की पावर आयोटा अल्फा। क्या यहां तक सभी लोग एग्री करते हैं? क्या फिर से इत्तेफाक है ये? क्या आप इत्तेफाक में विश्वास रखते हैं? हाँ जी। एक बच्चा जो है उसने याद ही कर लिया, बोले सर जब आपको यही करना था तो यहां जो आपने इक्वेशन ऑफ रोटेशन सिखाई, यहां जो आपने इक्वेशन ऑफ रोटेशन, भाई साहब सब जगह जाओगे क्या? बोले हाँ। शाबाश, ठीक है। सर यहां पर भी उड़ा के 1 कर देते? नहीं जी, ऐसा नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ऐसो नहीं है ना? अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता कि यहां पे मुझे 1 ही लिखना होता फिर मैं ये क्यों लिखता? अब बाय डिफॉल्ट हमने जो क्वेश्चन अब तक उठाए हैं उन सब में ही इनका मॉडुलस बराबर आ जा रहा है, इस वजह से ये कैंसिल हो जा रहा है, वरना ये हमेशा बराबर नहीं होते। तो मैंने पूछा ये बता, यहां से Z1 बराबर कितना आ गया? Z2 e की पावर आयोटा अल्फा। क्या ये रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। बस अब एक काम कर, 1, 2 और 3 इक्वेशन में मिलाकर Z1 और Z2 को रवाना कर दे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर मैं यही वैल्यू इसमें पुट करूं, ध्यान सुनना, यही वैल्यू इसमें पुट करूं, Z1 की जगह Z2 e की पावर आयोटा अल्फा, तो Z2 इंटू Z2 e की पावर आयोटा अल्फा हो जाएगा और ये है P के बराबर, सॉरी Q के बराबर। सर ये लिखा हुआ है Z2 स्क्वायर e की पावर आयोटा अल्फा बराबर Q। एक रिलेशन तो ये आ गया। सर आप एक काम करो, यही वैल्यू इसमें पुट करो ना, Z1 की जगह Z2 e की पावर आयोटा अल्फा, तो यहां पर आपको Z2 e की पावर आयोटा अल्फा रखने के बाद में यहां दिख रहा है Z2। अल्टीमेट एम क्या है? हमें सर ये गायब करना है। कौन कौन? Z1 और Z2। Z1 तो वैसे ही गायब हो चुका है, अब Z2 बचा है, तो एक से वैल्यू उठाकर दूसरे में पटकनी है और कुछ नहीं करना। सर ये लिखा हुआ है e की पावर आयोटा अल्फा प्लस 1 बराबर माइनस p। यहां तक सभी लोग तैयार हैं क्या? हाँ जी। अब आप इन दो इक्वेशंस को देखो जो आपको नहीं दिखाई दे रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों की मदद से सर Z2 को गायब कर दो। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल कर देंगे, है ना? इसको हम क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। एक बोल रहा सर ये मैग्नीफायर है, तो हो जा बेटा मैग्नीफाई इससे। ये मत समझना, ये समझना जरूरी है कि ये क्या है। ठीक है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये क्या है। IIT वाले पूछ लेंगे कि सचिन सर उस दिन पढ़ा रहे थे तो वो जो स्लाइड पे आया था ना, वो इनमें से अब बताओ ऑप्शन क्या था? मैग्नीफायर, ग्लोरीफायर, लूसीफर या पैसिफायर? बताओ कौन सा आंसर है? सही जा रहा है बेटा। ठीक है। हाँ, AB नाम समझ जाएगा अपने आप। ठीक है। वाह, AB, सिर्फ C की कमी है, बाकी ठीक है। हरकतें दिख ही रहा है। बाकी लोग यहां ध्यान दें सर, Z2 और ये, अब Z2 को गायब कर दो बस, बिकॉज जो भी इक्वेशन बनेगी वो यही बनेगी। मैंने कहा वाह यार। तो हमारे पास एक इक्वेशन आई, ध्यान सुनना, Z2 का स्क्वायर e की पावर आयोटा अल्फा बराबर Q, और दूसरी इक्वेशन आई सर हमारे पास Z2 e की पावर आयोटा अल्फा प्लस 1 बराबर माइनस p। ठीक है सर, बहुत आसान है। मैंने पूछा कैसे? बोले एक काम करो यहां से। अच्छा एक और चीज, क्या आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाई दिया क्या? कितने लोग एग्री करते हैं कि इसका रिजल्ट बताया था? e की पावर आयोटा अल्फा प्लस 1 क्या होता है?
मैं बताता हूं सर, वो होता है 2 cos α/2 e की पावर आयोटा α/2, ये होता है सर ये। हाँ, अब ये कोई पूछेगा कि सर ये कैसे आया, बता रखा था यूलर्स आइडेंटिटी जब पढ़ाई थी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट में ये बताया था। सर आपको कैसे पता यही लगाना है? पहले तो मैंने बताया था कि भैया e की पावर आयोटा थीटा के साथ कभी भी +1 या -1 आए तो इसके बारे में सोचना है। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि भैया यहां पर आप α/2 मतलब एंगल आधा करना है। सर कैसे पता चला एंगल आधा करना है? बिकॉज उसने यहां पर देखो एंगल कितना है α/2, इस वजह से तो मुझे ये आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। अब यहां से Z2 की वैल्यू निकाल ले यार, बस कुछ नहीं। सर Z2 आ जाएगा -p/2 cos α/2 और e की पावर आयोटा α/2, ये आ गया। और ये जो आपका Z2 आया है, इस Z2 को बस ले जाकर यहां पटक दे, काम खत्म। जैसे ही यहां पटका, जरा बोलना ये क्या बन जाएगा? सर इसका स्क्वायर पूरे का, तो यहां आ जाएगा p² अपॉन इस पूरे का स्क्वायर, दैट इज 4 cos² α/2। मैंने पूछा e की पावर आयोटा α/2 का स्क्वायर कितना होता है? सर e की पावर आयोटा अल्फा ही होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। तो डिनोमिनेटर में यहां पे आ जाएगा स्क्वायर में e की पावर आयोटा अल्फा। बाहर सर यहां पर एक और e की पावर आयोटा अल्फा पहले से बैठा है और यहां लिखा हुआ है q। ये और ये कैंसिल, जब आप ध्यान से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा p² बराबर 4q cos² α/2। ठीक है, हाँ ना? फाइनली क्या बोल सकते हो आप? हमारा फिजिक्स वाला हैंस प्रूव्ड। यस और नो? क्या ये बात समझ में आई? तो बेसिकली आपको ये वाली जो ज्योमेट्री दी गई, ये इक्वेशन ऑफ रोटेशन लगाकर, ये रिजल्ट लगाकर आपको यूज करके करना था। ठीक है, एक सवाल मैं आपको और समझा देता हूं जो कि आपकी डीपीपी में है। हाँ, डीपीपी में क्या सवाल था पिछली क्लास वाली डीपीपी में, कि एक रेगुलर हेक्सागन है, मान लो रेगुलर हेक्सागन है, मतलब ये सारी साइड्स बराबर है, जिसका सेंटर ओरिजिन है। हाँ, ये सवाल आपकी डीपीपी में है, जिससे नहीं सॉल्व हुआ वो बता रहा हूं। इसका मान लो आपको एक पॉइंट दे दिया गया, दिस इज 2,1, वो बोलेगा बाकी, अच्छा इस पूरे का पैरामीटर बताओ। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका सेंटर ओरिजिन है, एक वर्टेक्स 2,1 है, इसका पैरामीटर बताओ। तो पैरामीटर मतलब सर सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो 6 साइड्स है तो पैरामीटर हो जाएगा 6a। अगर आप 6a निकालना चाहते हो तो बहुत आसान है, इसको आप रोटेशन से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, वैसे ये ज्योमेट्री से भी सॉल्व हो जाएगा। यहां से यहां एक वेक्टर बना, यहां से यहां एक वेक्टर बना। अब सिर्फ एक चीज छोटी सी जानना चाहूंगा, सर ये रेगुलर हेक्सागन में ये वाला एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। कैसे पता सर आपको 60 डिग्री? कैसे पता आपको 60 डिग्री? कैसे पता 60 डिग्री? बहुत आसान है 60 डिग्री पता करना, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड्स कितनी अच्छी, सारी साइड्स मिलकर सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, तो एक साइड कितना सबटेंड करेगी? 60 डिग्री। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, आप चाहो तो ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो रोटेशन की मदद से, फिर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, तो आप इन दोनों को डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना, वो a आ गया, फाइनल आंसर इज 6a। वरना एक बात बताओ, किसी ट्राइंगल में एक एंगल 60 डिग्री और ये वाली दोनों साइड्स बराबर हो, रेगुलर हेक्सागन है ना, तो ये पूरा ट्राइंगल क्या आपको इक्विलेटरल दिखाई दे रहा है? हाँ सर, तो ये वाली जो दूरी है सर वही ये वाली दूरी है। समझ में? दोबारा सोचो, बीच वाला एंगल 60 डिग्री और ये साइड बराबर, तो ये पूरा ट्राइंगल इक्विलेटर हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में इंक्लूडिंग एंगल, साइड्स के बीच का एंगल 60 डिग्री हो तो वो इक्विलेटर ट्राइंगल ही होता है। तो सर ये तो ये भी है। अब ये बता, ये वाली दूरी तो वैसे ही निकाल सकता है, ये तो √5 दिखाई दे रही है सर। फाइनल आंसर कितना आ गया? 6√5 है ना? फाइनल आंसर कितना आ गया? 6√5। तो ऐसा सवाल एक डीपीपी में है जो जेई मेंस में भी आ चुका है, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। हाँ, परेशान या फिर इक्वेशन ऑफ रोटेशन हम तब कंप्लीटली लगाते जब वो बोल देता कि ये वाला वर्टेक्स बताओ। ठीक है, ये वाला वर्टेक्स बताओ, ये वाला, ऐसे वर्टेक्स पूछता तो फिर हम घुमा घुमा के रोटेशन लगाते। ठीक है, बहुत बढ़िया। वरना आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ रोटेशन लगाकर ये वाली चीज निकालो और फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी निकाल देना। शाबाश। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट चलता है और वो रिजल्ट क्या है, ध्यान सुनना। अब ये हटेगा कैसे? ये तो नहीं हट रहा भाई, ये नहीं हट रहा भैया, हमसे कुछ गलती होगा का? कैसे हटा वो?
ये ना हट रहा हूं। अबे प्रभु चले जाओ यहां से, ये नहीं जाएंगे। चलो छोड़ो फिर, अब नहीं जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, इतनी देर इसके बाद टाइम पास कर, पड़ा रहने दो। अच्छा लग रहा है वैसे, स्लाइड पे आज चांद उतरा, वाह। सर वैसे कहां मौका मिलता है हमें स्लाइड्स पे चांद देखने का, आज मिल रहा है तो यूज कीजिए। चलिए जी, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाया गया है, अगर Z1 Z2 Z3 जो है वो वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ आया? अगर Z1 Z2 Z3 जो है वो वर्टिसेस ऑफ, पेन के राइट वाले ऑप्शन में देखें, पेन के राइट वाले ऑप्शन में, ये तो बेटा इरेजर है, ये हाथ है पंजा, ये गंजा, और ये छोड़ो। तुम्हें मजे आने लगे हैं? बोले हाँ सर ये बढ़िया है, टाइम पास हो रहा है। चलिए सामने देखो क्या सिचुएशन दे रखी है, ध्यान सुनना। एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है जी, दे रखा है उसने। Z1 Z2 Z3 की मदद से, Z1 Z2 और Z3 की मदद से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया। तो ये सारे रिजल्ट्स ट्रू हैं। यहां पर जो Z0 इस्तेमाल हुआ है, Z0 इज द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, Z0 इज सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, या सेंटर ऑफ ट्राइंगल Z1 Z2 Z3। सेंटर सर कौन सा? कोई सा भी बोल दो, चाहे आप सेंट्रॉइड बोल दो, चाहे आप सर्कम सेंटर बोल दो, चाहे आप ऑर्थो सेंटर बोल दो, एक ही बात है ना? ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, उसने बोला कि प्रूव करो कि ये वाला रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाला तो अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। ये वाला रिजल्ट प्रूव करो कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जिसके वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 हैं तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और एक बार जब आप ये बात प्रूव कर दो तो इसको याद रखिएगा, मेमोराइज दिस थिंग, इसको क्या करेंगे आप? याद रखेंगे। ठीक है, अब सामने देखो, ठीक है। नाउ सर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, जरा देखना, वापस यहीं पे आ जाओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है तो मैंने वेक्टर बनाने स्टार्ट किए। मैंने एक वेक्टर ये वाला बनाया क्योंकि मैं इक्वेशन ऑफ रोटेशन लगाऊंगा। क्यों सर आपके दिमाग में इक्वेशन ऑफ रोटेशन कैसे आई? पहली चीज तो भैया तुम्हारे दिमाग में भी आनी चाहिए, काहे? बिकॉज टॉपिक ही वही चल रहा है। एक वेक्टर ये वाला बना दो, एक वेक्टर ये वाला। दूसरा सर आपने बताया था कि जब भी हमें ऐसे पॉइंट्स दे रखे हो तो आपको अगर एक रिलेशन निकालना हो या फिर कुछ इक्वेशन बनानी हो तो इक्वेशन ऑफ रोटेशन इज द बेस्ट थिंग। तो मैंने ये दो वेक्टर बनाए अपनी मर्जी से। इसको बोल रहा हूं इनिशियल वेक्टर Z1 माइनस Z3 और इसको बोल रहा हूं फाइनल वेक्टर Z2 माइनस Z3। तो ये वाला जो हमारा वेक्टर है ये कैसा वेक्टर है? इनिशियल। ये वाला जो वेक्टर है ये कैसा वेक्टर है? फाइनल। फटाफट रोटेशन लगाओ, उसके लिए आपको ये वाला एंगल चाहिएगा, दैट इज 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल जो है वो कैसा है? इक्विलेटरल। ट्राइंगल कैसा है बेटा? इक्विलेटरल। तो ये और ये डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड बराबर और बीच का एंगल 60 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ रोटेशन, सर फाइनल अपॉन इनिशियल वेक्टर बराबर दोनों का मैग्नीट्यूड जो कि बराबर है, फिर से क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, e की पावर आयोटा प्लस 60 डिग्री। एक इक्वेशन ऑफ रोटेशन ये हो गई। ठीक है, एक बार और लगाओ, बिकॉज आपको इस रिजल्ट के लिए पहुंचने के लिए बेसिकली आपको दो बार इक्वेशन ऑफ रोटेशन लगानी पड़ेगी। चलिए सर अब एक काम करते हैं, एक वेक्टर ये वाला बना लेते हैं, हाँ किन्हीं भी दो के बीच में फिर लगा दो, दो अलग ले लेना बस कोई, और सर एक वेक्टर ये वाला ले लेते हैं। अब मैं जब ग्रीन वेक्टर्स की बात कर रहा हूं तो मुझे बताइए कि ये ग्रीन वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? ये वाला वेक्टर सर ये यहां से यहां जा रहा है तो दिस इज Z1 माइनस Z2। मैंने कहा ठीक है। और सर अगर ये यहां से यहां जा रहा है तो ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है दिस इज Z3 माइनस Z2। और मैं इसको इनिशियल बोल रहा हूं, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप किसको इनिशियल किसको फाइनल बोलते हो। तो आप इनिशियल से फाइनल की तरफ जाओगे तो ये वाला एंगल जो है ये अब की बार क्लॉकवाइज सेंस में लिखा गया है। फटाफट इसके लिए जवाब बता दो, फाइनल कितना है? Z3 माइनस Z2 अपॉन इनिशियल वेक्टर कितना है? Z1 माइनस Z2।
फिर से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? यस सर। कौन से सेंस में रोटेशन हुई इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते वक्त? इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते वक्त सर क्लॉकवाइज सेंस में, तो दिस इज -60 डिग्री। समझ में आया? तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ना। बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस जवाब आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो? मल्टीप्लाई। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो ऊपर लिखा हुआ बेटा Z2 - Z3 मल्टीप्लाइड बाय इसका न्यूमरेटर कितना है? Z3 - Z2 डिवाइडेड बाय यहां पर डिनोमिनेटर कितना है सर? Z1 - Z3 और यहां पर डिनोमिनेटर कितना है? Z1 - Z2। और यहां पे ध्यान सुनना, e की पावर +60 डिग्री आयोटा +60 डिग्री, e की पावर आयोटा -60 डिग्री, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ जाती है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पावर है, ये नेगेटिव पावर है, जुड़कर पावर आएगी 0। तो राइट हैंड साइड में कितने लोग एग्री करते हैं सर? आंसर आएगा +1। जो आयोटा वाली टर्म थी या फिर e की पावर वाली टर्म थी वो गायब होगी। इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है, जवाब आ गया। कैसे सर? आराम आराम से। इसमें से एक नेगेटिव साइन कॉमन ले और यहां पर जब नेगेटिव साइन इसमें से निकाल देगा तो ये भी Z2 - Z3, ये भी Z2 - Z3। मतलब इस पूरे को आप बोल सकते हो नेगेटिव टाइम्स कॉमन लेने के बाद में ये Z2 - Z3 का होल स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को ओपन कर और नेगेटिव साइन को अंदर भेजता जा। Z2 स्क्वायर - Z3 स्क्वायर -2Z2 Z3 आएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होने के बाद में वो हो जाएगा 2Z2 Z3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर और इधर चिपकाता जा। Z1 × Z1 सर Z1 स्क्वायर, Z1 × -Z2 -Z2 Z1, Z3 माइनस का विद Z1 तो सर ये आ जाएगा -Z3 Z1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो +Z2 Z3। ठीक है जी। नाउ ये रिजल्ट वही लिखा हुआ है। कैसे? देखो इधर ये नेगेटिव वाली टर्म्स है, इनको राइट में लेके जाओ और ये नेगेटिव वाली टर्म्स है, इनको लेफ्ट में लेके जाओ। ठीक है, तो जरा ध्यान सुनना, जब आप अगली टर्म यहां निकालोगे, यहां पे Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर ये यहां आएंगे तो पॉजिटिव के, तो Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर एकदम तैयार। अब आप आ जाइए सर ये दोनों नेगेटिव की हैं, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव की, और ये वाली टर्म पॉजिटिव है बट यहां पर 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इधर जाके जब इसमें से घटेगी तो एक ही Z2 Z3 बचेगा। तो फाइनली आपके पास ये लिखा हुआ है। यहां से आप बोल सकते हो यहां पहुंच गए, दैट इज हेंस प्रूव्ड वाली सिचुएशन। यस और नो? कितने लोगों को बात समझ में आई? तो यहां तक हम रिजल्ट तक पहुंच पाए विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ रोटेशन। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ ना? ठीक है। नाउ ये जो अगले वाला पार्ट है सर वो कैसे प्रूव करें? वो भी बहुत आसान है। अगले वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से, 1/Z1 - Z2 चाहिए आपको, 1/Z1 - Z2। तो यहां से बता दे यार 1/Z1 - Z2 कितना आ रहा है? इक्वेशन ऑफ रोटेशन से भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/Z1 - Z2 की जो वैल्यू आ रही है वो इसको इधर भेज दे डिनोमिनेटर में। ठीक है, एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा एक सिंपल तरीका बताता हूं, ये लिखा हुआ है, एलसीएम ले। समझ में? लेफ्ट हैंड साइड का मैं तरीका बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले, सिर्फ एलसीएम लेगा, मल्टीप्लाई कर। यहां पे पता है न्यूमरेटर में क्या बनेगा? Z1 स्क्वायर + Z2 स्क्वायर + Z3 स्क्वायर -Z1 Z2 -Z2 Z3 -Z3 Z1, और उस पूरे की वैल्यू 0 है, क्योंकि इसको लेफ्ट में लेके जाऊं तो राइट में बचेगा 0, तो न्यूमरेटर 0 उठ जाए, तो ये भी हो जाएगा। है ना? और भी बहुत सारे तरीके से प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं समझे? इक्वेशन ऑफ रोटेशन से वैल्यू पुट कर दो तीनों की, एडिशन करोगे 0 आएगा, वरना आप इसका एलसीएम ले लो लेफ्ट साइड का, तो वो यही लिखा हुआ है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैं लेफ्ट साइड का एलसीएम लेता हूं, लेफ्ट साइड का अगर मैं एल सी और एम लेता हूं, तो ऊपर वाले रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा ये, बट ये ऊपर वाला रिजल्ट यूज हो जाएगा ना। जो डिस्टिंक्ट रिजल्ट है, जो अलग रिजल्ट है, जो आपको याद रखना चाहिए वो ये वाला है। सर Z0 आपने बोला सेंटर है, सेंटर मतलब कौन सा? सेंटर कोई सा भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो आप बोल दीजिए सर सेंट्रॉइड है, चाहे आप बोल दीजिए सरकम सेंटर है, चाहे ऑर्थो सेंटर, चाहे कोई सा भी सेंटर, है ना? ठीक है, कोई सा भी सेंटर बोल दो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे सेंटर क्या होते हैं? सेम। तो मैंने इसको सेंट्रॉइड बोला। सेंट्रॉइड क्यों बोला सर? क्योंकि सेंट्रॉइड को निकालना बड़ा आसान होता है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था जिसमें अगर आपको तीनों वर्टिसेस दे रखे हो, Z1 Z2 Z3, इसका सेंट्रॉइड कैसे लिखोगे सर? तीनों का एडिशन बाय 3, यही होता है हमारे हिसाब से, तो यही होगा। आपको ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है तो कुछ नहीं, इस 3 को इधर लेके जा और दोनों तरफ क्या कर दे? स्क्वायर।
तो सर 3z0 का स्क्वायर आ जाएगा 9z0 का स्क्वायर, और यहां जरा बोलना ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। समझ में आया? z0 उसने बोला सेंटर है, मैंने बोल दिया सेंट्रॉइड है, बिकॉज चारों सेंटर सेम होते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये, तीनों का एडिशन बाय 3, इस 3 को इधर लेके गया और दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये आ गया। एक बात बता, क्या आपको इसकी जगह अकॉर्डिंग टू रिजल्ट 1, इस रिजल्ट के इस्तेमाल से क्या आपको इसकी जगह ये दिखाई दे रहा है? दिस इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। तो यहां पर एक बार 2 इंटू ये, तो राइट साइड में ये कितना बन गया? 3 इंटू z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर z3 स्क्वायर, और वहां पे है 9, इधर कोफिशिएंट है 3, उधर है 9, 3 से 9 को उड़ाओगे तो एक 3 बच जाएगा z0 की तरफ, तो एक 3 बच गया z0 की तरफ, लेफ्ट साइड में ये बचा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब आ जाइए इस सवाल पे, जो कि बहुत ही भयंकर सा सवाल है। ठीक है, बहुत ही भयंकर सा सवाल है, और मैं चाहता हूं ये सवाल आप घर पे सॉल्व करके आए। हाँ, थोड़ा एडवांस फॉर्मेट का है, ध्यान रखना। ठीक है, या फिर आप बोल दीजिए गुड क्वेश्चन, और इसमें इक्वेशन ऑफ रोटेशन ही लगी। ठीक है जी, हाँ, आराम सॉल्व करके आना। z1 z2 z3 जो है वो जोरदार है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं दे रखा है। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क। और मैं पहले ही बता देता हूं कि जब आप ट्रायंगल एबीसी बनाते हो तो यहां वाला एंगल ए होता है, यहां वाला एंगल बी, यहां वाला एंगल सी। वर्टेक्स एबीसी पर एंगल एबीसी बनते हैं। सामने वाली साइड होती है ए, ये वाली साइड होती है सी, ये वाली साइड होती है बी। ठीक है, तो यहां पर जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी यूज हुए हैं वो ट्रायंगल के एंगल्स हैं, है ना? तो इसको याद रखिएगा, वरना हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व किया आपने। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा हिंट और दूं, तीनों का मॉडुलस बराबर है। तीनों का अगर मॉडुलस बराबर है तो तीनों जो है वो ओरिजिन से बराबर दूरी पर है। यहां से संभाल लेना आप इसको, तीनों ओरिजिन से बराबर दूरी पर है। नाउ अब मैं आता हूं अगले कॉन्सेप्ट पे, दैट इज एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस के बीच में हम एंगल कैसे लिखते हैं? बहुत आसान है। जो आपके सामने स्ट्रक्चर आएगा वो ये होगा, समझ पा रहे हो? स्ट्रक्चर जो आएगा वो ये होगा। कैसा एंगल बिटवीन द लाइंस पूछने का तरीका होगा वो ये, यहां लिखेगा ARG, और यहां ऊपर कुछ लिखा होगा। ऊपर वाला हमेशा फाइनल होता है और नीचे वाला हमेशा इनिशियल होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये एंगल कितना है। समझ गए? ऐसे आपको अभी कुछ दिखाई देने वाला है, हम उस सवाल पे चलते हैं अभी। बट पहले आप स्ट्रक्चर पहचान लीजिए कि सवाल पूछा कैसे जाएगा। ARG का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, मतलब आपसे एंगल पूछा जा रहा है। ऊपर वाला हमेशा फाइनल होगा, समझ में आया? जो भी उसने ऊपर लिख दिया वो फाइनल वेक्टर है, जो डिनोमिनेटर में लिख दिया वो इनिशियल वेक्टर है। सेम वही लॉजिक, हम हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएंगे। इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते वक्त आपको एंगल का रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिले तो पॉजिटिव आएगा, अगर एंगल का रोटेशन क्लॉकवाइज सेंस में मिले तो वो एंगल नेगेटिव आएगा। और ऑलवेज रिमेंबर, एंगल आंसर करने से पहले जो बेसिक बात है वो भूल मत जाना, इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो हम इनिशियल पॉइंट सेम बना लें। क्या आपको सवाल पूछने का अंदाज समझ में आया? कैसे पूछेगा? फाइनल, ऊपर कुछ लिख देगा, नीचे कुछ लिख देगा और बोलेगा कि बताओ इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा। तो हमें ऐसे सोचना है कि ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछ रहा है। आंसर जो है प्लस और माइनस दोनों पे अलग अलग आंसर आएगा, ध्यान रखना। आप प्लस देते हो दैट इज अ डिफरेंट आंसर, माइनस आंसर करते हो तो दैट इज अ डिफरेंट आंसर। समझ में आया? तो आप प्लस और माइनस साइन का भी ध्यान रखेंगे। सर वो ध्यान कैसे रखेंगे? आप इसको देख लेना, यहां से ऊपर वाला फाइनल, नीचे वाला इनिशियल। अब इनिशियल से फाइनल की तरफ जाके देख ले रोटेशन किस सेंस में हो रहा है ना? बहुत बढ़िया। ये कौन है बे? अर्नब गोयल। एंगल बिटवीन द लाइंस m1 माइनस m2। बहुत बढ़िया, शाबाश महाराज, यहाँ पे वेक्टर्स की बात हो रही है। बहुत बढ़िया तरीके से रट रखा है तुम। जैसे ये वाला एक सवाल, ये एक ज्योमेट्री आपको दी गई, आपसे ये वाला आर्गुमेंट पूछा गया। अब इन ज्योमेट्री में आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। फाइंड द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर द गिवन अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट आपको दे रखी है, आप इसको नहीं चेंज कर सकते, आपको ये वाला जवाब देना। तो मैंने आपको बोला कि क्या आपको इनिशियल वेक्टर दिखाई दिया? क्या दिस इज नीचे लिखा हुआ इनिशियल वेक्टर होता है। हाँ सर। क्या आपको ऊपर लिखा हुआ फाइनल वेक्टर दिखाई दिया? क्या? हाँ सर।
सुनना जरा ध्यान से, पहले तो इनिशियल और फाइनल वेक्टर देख लो, देखने के बाद में ज्योमेट्री में बना दो। मैंने बोला ये क्या है सर, Z2 माइनस Z1 हो रहा है, मतलब Z1 से Z2 की तरफ गया होगा, तो Z1 से Z2 की तरफ गया होगा, ठीक है। और ये कौन सा वेक्टर है वो भी बताना सर, ये फाइनल वाला वेक्टर है, ठीक है जी। फिर सर वो Z1 से Z3 की तरफ गया होगा, क्योंकि जब आप ऐसा लिखते हो मतलब Z3 की तरफ जाना है आपको, तो ये लो, तो ये वेक्टर मैंने बना दिया। सर ये आ गया हमारे पास इनिशियल। सर कैसे पता चला ये इनिशियल ये फाइनल? इस ज्योमेट्री में जब आपसे एंगल पूछे तो अब आप इनिशियल फाइनल नहीं डिसाइड करोगे, जैसे ही उसने डिनोमिनेटर में जिसको लिखा वो इनिशियल है, जिसको न्यूमरेटर में लिखा वो फाइनल है। बहुत सही, हम इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं सर हमेशा। कौन से सेंस में रोटेशन हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और ये आंसर आ जाएगा +60 डिग्री। कौन से सेंस में रोटेशन हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और आंसर कितना आ जाएगा? +60 डिग्री। कितने लोगों को बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए जी अब आते हैं अगले पे। Z3 माइनस Z1, सर ये वाला जो यहां पर है ना, यहां पर ये हमारा फाइनल वेक्टर है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ना सर, ये हमारा इनिशियल वेक्टर है। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो फाइनल और इनिशियल वेक्टर बनाते हैं। सर Z1 से Z3 की तरफ चलो, Z1 से Z3 की तरफ, Z1 से Z3 की तरफ, तो यही है, ठीक है। हाँ अब इसके लिए ग्रीन से बना रहा हूं वेक्टर, ध्यान रखना। सर ये क्या है? Z2 से Z1 की तरफ, वाह, Z2 से Z1 की तरफ, ठीक है। तो इस सिनेरियो के लिए ये हमारा इनिशियल वेक्टर है, ये ग्रीन वाला, और ये हमारा फाइनल वेक्टर है। अभी मैं जब इन वेक्टर्स की डायरेक्शन देखता हूं, मतलब ये वाला इनिशियल वेक्टर ऐसे और ये वाला फाइनल वेक्टर ऐसे, ये ऐसे लिखा हुआ है, क्या मैं यहीं पर ये एंगल 60 डिग्री देखकर बता दूं क्या? तो आंसर इज सर नो। जब भी आपको एंगल बताना होता है पहले इनिशियल पॉइंट सेम करना होता है। मैंने कहा उसके लिए क्या करूं? बोले ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है ना, इसको उठा लो। समझ में आया कि नहीं समझ में? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि वेक्टर में हमारे पास फैसिलिटी होती है। तो अब ये वाला इनिशियल वेक्टर है, दोनों का पहले मैंने इनिशियल पॉइंट सेम बना दिया। ये एंगल 60 तो ज्योमेट्री से ही दिखाई दे रहा है सर, ये 120। येलो वाले पे ध्यान दें, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हो, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हो, फिर से जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो आंसर इज +120 डिग्री, नॉट माइनस। कितने लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आई? अभी भी आंसर +120 डिग्री है। हाँ, इनिशियल पॉइंट सेम बनाना कभी ना भूलें, तो +60 और ये +120 डिग्री। बहुत बढ़िया, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। फटाफट इन सवालों के जवाब दोगे जल्दी से। फाइंड द करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, इस ज्योमेट्री के लिए ये और ये डायग्राम में ही देखकर पता चल रहा होगा कि Z1, Z2, Z3, Z4, Z1, Z2, Z3, Z4 आर कौन साइक्लिक पॉइंट्स। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है सर? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर उसने ये 50 दिया है तो ये 130 है, एक तो ये। दूसरा O जो है वो इसका सेंटर है और ओरिजिन भी है। सर्कल का तो सेंटर O है और वो ओरिजिन भी है। अब शुरू हो जाओ। उसने बोला कि Z1, सिर्फ Z1 लिखा हुआ है, तो कितने लोगों को ये Z1 जो है ये Z1 -0 दिखाई देता है? बिल्कुल सही। कितने लोगों को Z3 जो है वो Z3 -0 दिखाई देता है? सर ये वाला जो वेक्टर है दिस इज अवर फाइनल वेक्टर, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ जो वेक्टर है दिस इज अवर इनिशियल वेक्टर। मैंने बोला वेक्टर बना ले यार, बोले सर बिल्कुल सही। तो 0 से लेके Z3 की तरफ, ठीक है, और 0 से लेके Z1 की तरफ, ठीक है सर। इनिशियल फाइनल मार्क कर लेनी चाहिए। कौन सा इनिशियल है आप डिसाइड नहीं करोगे, उसने पहले ही पोजीशन देखकर ऊपर नीचे लिखकर फिक्स कर दिया, सर ये है फाइनल, ये है इनिशियल। सर अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल 100 डिग्री होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? एक कॉर्ड सर्कमफेरेंस पर अगर 50 डिग्री सबस्टेंड करती है तो सेंटर पर कितना सबस्टेंड करेगी? उसका दुगना। तो ये वाला एंगल 100। अब मैं पूछ रहा हूं कि इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते वक्त ये कौन सा सेंस है? सर ये क्लॉकवाइज सेंस है, तो आंसर आएगा -100 डिग्री। आया ना? बहुत बढ़िया। अब यहां आ जाइए सर, ये वाला वेक्टर बनाओ,
ये फाइनल वेक्टर है। मैंने कहा ये फाइनल वेक्टर कैसे बनेगा सर, Z4 से Z3 की तरफ, Z4 से Z3 की तरफ। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वाला वेक्टर कौन सा है, Z4 से Z1 की तरफ। लो सर, ये वाला जो वेक्टर है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ वो इनिशियल होगा, तो ये वाला जो वेक्टर है डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएंगे, ठीक है। और जैसा कि आपने अभी बताया कि ये एंगल 50 है तो ये 130 डिग्री होगा। क्यों सर, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, और ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है। तो सर अगर ये 130 होगा तो इसका आंसर क्या बोले वो तो बताओ। क्लॉकवाइज सेंस में है, मतलब सर आंसर इज -130 डिग्री। आंसर इज -130 डिग्री। कोई परेशानी है किसी को? बहुत बढ़िया। अब आ जाइए यहां पर, सर ये दो को अलग अलग जोड़ के बताया, बहुत सही। Z1 से Z4 की तरफ, और सर Z1 से Z2 की तरफ, देख ले, ठीक है। ये फाइनल और ये इनिशियल, तो इनिशियल डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है क्या, हाँ, ये इनिशियल ये फाइनल, ठीक है। अब यहां आ जा सर, ये फाइनल और ये इनिशियल, ये वाले दोनों वेक्टर्स और बनाते सर, Z3 से Z2 की तरफ, Z3 से Z2 की तरफ। और दूसरे वाला क्या है, Z3 से Z4 की तरफ। बहुत बढ़िया, ठीक है। वापस अगर मैं बात करूं तो फाइनल ऊपर वाला है, ये फाइनल है, ठीक है, Z3 से Z2 की तरफ, और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है Z3 से Z4 की तरफ, ये इनिशियल है, ठीक है। फाइनल से, अच्छा मान लो ये वाला एंगल जो है ये अल्फा है, और ये वाला एंगल जो है ये बीटा है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, फाइनल से इनिशियल की तरफ जा रहे, फाइनल से इनिशियल की तरफ कब से जाने लग गए सर, इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं। कौन सी सेंस में रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो पूरा एंगल लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है माइनस बीटा, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता तो मैंने इसको अल्फा और इसको बीटा बोला। तो ये वाला पूरा एंगल अगर बीटा है तो ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये माइनस बीटा है, इनिशियल से फाइनल की। यहां आ जा सर, अगर ये एंगल अल्फा है तो आप इनिशियल से फाइनल की तरफ जाओगे, ये फिर से क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन हो रहा है, ये माइनस अल्फा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए बोल रखा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है सर, 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस, मतलब अल्फा प्लस बीटा तो 180 डिग्री हो गया, आगे पहले से एक माइनस साइन, तो तीसरे वाले का आंसर इज -180 डिग्री। कितने लोगों को बात समझ में आई? हाँ, मजेदार है ना, एंगल बिटवीन द लाइन लिखना आ गया ना। इसी के ही बेसिस पर हम लोकस बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट पे चलते हैं, लोकस बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट पे। ध्यान सुनना, पहले इसको देख लो यहां पे कि ये क्या लिखा हुआ है, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज प्योरली इमेजिनरी या रियल आप बोल सकते हो। हाँ, नाउ अब जो आगे आने वाले लोकस है उनकी स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे आपने मॉडुलस में चीजें याद कर ली थी, जैसे आपने मॉडुलस में चीजें याद कर ली थी कि इसका मॉड प्लस इसका मॉड कांस्टेंट आए तो स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, पता नहीं क्या क्या, वैसे ही पहले आप ये वाली स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, ठीक है। और अगर मैं इसको समझाऊं तो पहले आप ऐसा देख सकते हो कि स्ट्रक्चर के नाम पे आपके पास क्या आएगा अभी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, यहां पे आपको देगा वो थीटा। नो नीड टू से, पहले ही बता देता हूं, Z जो है वो वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट मतलब ये मूव कर रहा होगा, मूविंग पॉइंट, और Z1 एंड Z2 आर फिक्स्ड, जैसा लोकस में हुआ था वैसे ही ये दोनों कैसे पॉइंट है सर, फिक्स्ड पॉइंट्स है, ठीक है क्या। तो Z1 Z2 आप पहले प्लेन में फिक्स कर दीजिए। मैंने क्या किया, यहां पर Z1 रख दिया, यहां पर Z2 रख दिया, ठीक है। अब कहीं पर भी एक काम कर, Z मान ले, तो ये बेटा कुछ लिखा हुआ है, ये एक एंगल लिखा हुआ है दो वेक्टर्स के बीच में। पहले वो वेक्टर बना, मैंने पूछा कौन सा वेक्टर होगा जरा बताना। सर वो वेक्टर हो जाएगा Z1 से Z की तरफ, ये हमारा फाइनल वेक्टर है और ये हमारा इनिशियल वेक्टर है। ये फाइनल ये इनिशियल, कैसे पता चला सर ये फाइनल है, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है। कैसे पता चला ये इनिशियल है, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है। अब उसने बोला, अब वो यहां पर थीटा चेंज करता जाएगा, ध्यान सुनना। मैंने आपको बोल दिया कि इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। अच्छा, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री दे रखा हो दैट मींस दे आर पैरेलल। तो अगर एंगल 0 डिग्री है तो कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि सर इसको ऐसे होना पड़ेगा, आया ना, समझ पा रहे होगा, ठीक है।
0 डिग्री है मतलब z को इधर आना पड़ेगा। कैसे पता? क्योंकि z जब इधर आएगा ना तब आपका फाइनल वेक्टर और तभी आपका इनिशियल वेक्टर क्या बनेगा? सेम। एंगल आपको दे दिया 0, उसके बाद में z की पोजीशन सोचो तो सर z जो है वो इस तरफ होना चाहिए। कौन से पॉइंट की तरफ? इसके बाद में यहां पर कोई सा भी z ले लो, हमेशा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 रहेगा। फिर एक ने बोला सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो z है वो इस तरफ लाई करे। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आपने z इधर लिया तो एक वेक्टर ये बनेगा और दूसरा वेक्टर यहां से लेके यहां तक। क्या ये दोनों वेक्टर्स अभी भी पैरेलल हैं क्या? हाँ सर, एक ही डायरेक्शन में है क्या? हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो z1 z2 को फिक्स करने के बाद में 0 डिग्री अगर आप एंगल देते हो तो आप यहां मूव करोगे। कहां मूव करोगे? यहां। ठीक है। अब ये लाइन के आउटसाइड वाला पार्ट एक जवाब पहले भी आ चुका है। लाइन के आउटसाइड वाला पार्ट जो है वो एक जवाब पहले भी आ चुका है, परंतु एक चीज यहां पे नोट करने वाली है, z कभी भी z1 और z2 पे आके नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर z z2 पे आके बैठ गया तो डिनोमिनेटर 0, चीजें नॉट डिफाइंड। z अगर z1 पे आके बैठ गया तो ये वाली पूरी चीज हो जाएगी आर्ग्यूमेंट ऑफ 0, और आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 होता है बेटा नॉट डिफाइंड। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। तो इससे पहले जब आपने ये स्ट्रक्चर देखा था तो यहां पे डार्क सर्कल फिर ये लाइन, यहां पे डार्क सर्कल फिर ये लाइन, अब यहां पर ये हॉलो सर्कल फिर ये लाइन, यहां पर ये हॉलो सर्कल फिर ये लाइन, जब थीटा 0 हो। ठीक है। अब मैंने बोला थीटा की जगह पे एक काम कर, पाई कर दे। तो क्या आपको थीटा पाई से कुछ समझ में आया कि क्या होने वाला है? अब की बार दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल पाई होना चाहिए। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पाई तब होता है जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बने, जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बने। समझ पा रहे हो मेरी बात? आया ना? तो ये जो पोर्शन था ना z1 z2 के बीच में, अब कहीं पर भी z ले ले, क्योंकि अगर अब तू कहीं पर भी z लेगा तो तू दो वेक्टर बनाएगा, एक z1 से z की तरफ और एक z2 से z की तरफ। क्या ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हैं? क्या देख पा रहे हो? क्या दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हैं कि नहीं है? एंटी पैरेलल है मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? पाई। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? आया ना? तो इसीलिए यहां पर सारी चीजें बताई गई है। बोल रहा है कि अगर आपको पता चलता है कि थीटा 0 और पाई है इस सिचुएशन में, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 बराबर 0 या फिर पाई। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो जिन जिन कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है? जिन जिन कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 या पाई होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होते हैं? प्योरली रियल। और यहां पर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? मैंने आपको पहले ही दिखाया था, ये वाला जो अंदर लिखा हुआ ना आर्ग्यूमेंट के, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आपने बताया 0 या पाई। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोल सकता हूं? मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोल सकता हूं? प्योरली रियल। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, ध्यान सुनना। यहां पर जो पॉइंट है बेटा वो है z1 और यहां पर जो पॉइंट है वो है z2। z1 और z2 पे दोनों पर ही क्या आया है? हॉलो सर्कल। ये येलो वाला जो लोकस है, दिस इज लोकस ऑफ z, लोकस ऑफ z फॉर थीटा बराबर 0 डिग्री। आप लाइन के बाहर कब मूव कर रहे थे? लाइन के बाहर आप कब मूव कर रहे थे? जब आपके पास थीटा 0 डिग्री था। लाइन के बीच में आप कब मूव कर रहे हो? लाइन के बीच में आप मूव कब कर रहे हो? जब आपके पास जो थीटा है ये वाला, दिस इज लोकस ऑफ z, दिस इज लोकस ऑफ z फॉर थीटा बराबर पाई। ठीक है। और z1 और z2 पे मैंने होलो सर्कल लगा दिया, ध्यान रखना। तो अगर मैं पूछूं 0 पाई देकर आपको तो z कहां मूव कर रहा है, तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन पर। मैंने बोला और अच्छे से बता, तो सर आपको बताना पड़ेगा कि आप एंगल कौन सा दे रहे हो। मैंने कहा एंगल मान ले 0 है, तो बोले z1 z2 के बाहर वाले हिस्से पर, उसकी लाइन पर ही बट बाहर वाले हिस्से पर। फिर मैंने बोला कि अगर एंगल पाए हो तो z1 z2 वाली लाइन पे ही बट इन दोनों के बीच में। मैंने पूछा z1 z2 पे कभी आ सकता है? बोले नो, क्योंकि z2 पे आ गया तो डिनोमिनेटर 0, चीजें नॉट डिफाइंड। अगर z की वैल्यू आपने z1 ले ली तो न्यूमरेटर 0 और आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। तो हर प्रकार से चीजें नॉट डिफाइंड ही होती है। आया ना? क्या मेरी बात समझ गए? तो ये हुआ हमारे पास एक लोकस, और लोकस आपको डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से बताऊं तो लोकस आएगा पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। आप इसके लिए बोल सकते हो कि जब आप ऐसा देते हो तो यहां से आप बोल सकते हैं कि लोकस ऑफ z कंबाइंड करके बोलना है, तो लोकस ऑफ z इज पोर्शन या पार्ट
पार्ट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो वो क्या है, पोर्शन है या पार्ट है, आप ऐसा बोल सकते हैं। कौन सा पार्ट है उसके लिए आपको एंगल प्रिसाइजली बताना पड़ेगा। यस और नो? बहुत बढ़िया। चलिए जी अब मैं इसी केस में थोड़ा बदलाव करना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि जो एंगल है ना, पहले यहां समझ लो फिर उस डायग्राम पे चलेंगे। अब की बार Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 ये वाला एंगल प्लस पाई बाय 2 है या फिर माइनस पाई बाय 2 भी हो सकता है। तो फिर से कहानी वही है, सर Z1 ये रहा, Z2 ये रहा, ये दोनों लोग फिक्स्ड हैं, आप इनको नहीं हिला सकते। ठीक है, फिर मैंने बोला Z को तो मूव करवा सकता हूं, बोले हाँ, फटाफट वेक्टर बना, एक Z1 से Z की तरफ, एक Z2 से Z की तरफ। अब की बार इन दोनों वेक्टर्स में जो एंगल है वो या तो प्लस पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2। तो मतलब आपको बेसिकली ये वाला एंगल दे रखा है पाई बाय 2। एक बोला कि सर आपने गलत एंगल लिखा है, मैंने पूछा क्यों, बोले वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया आपने तो अभी इनका इनिशियल पॉइंट सेम बना ही नहीं रखा। तो मैंने कहा इनिशियल पॉइंट सेम अगर बनाना है तो इसको यहां ले जा और इसको यहां ले जा। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। डायग्राम में उसने या सवाल में उसने ये एंगल दे रखा है, तो ये एंगल 90 तो ये भी 90। मतलब हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि Z अब मूव करेगा इससे और इससे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि Z इस पे मूव करेगा सेमी सर्कल पे, और Z1 Z2 के बराबर कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कभी भी चले जाओ, कहीं पर भी Z ले लो, एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों सर? क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव की बात करो तो ध्यान सुनना, सर सेमी सर्कल ही क्यों, आधा हिस्सा ही क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि अगर आपने प्लस पाई बाय 2 दिया तो आधा हिस्सा, माइनस पाई बाय 2 दिया तो दूसरा आधा हिस्सा। एक ही एंगल पर पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं बन सकता। कैसे, समझने की कोशिश करो। ये जो वेक्टर था जिसको आप यहां लेके गए, ये वेक्टर क्या था, Z माइनस Z1। Z माइनस Z1 ऊपर लिखा हुआ है मतलब फाइनल। सर ये जो वेक्टर यहां था जिसको आप यहां लेके गए वो है इनिशियल वेक्टर, जिसको आप बोल रहे हो Z माइनस Z2। आप इनिशियल से फाइनल की तरफ जाओगे तो कौन सी सेंस में रोटेशन हो रहा है, सर क्लॉकवाइज सेंस में। मतलब ये जो एंगल आएगा ये माइनस 90 डिग्री आएगा। तो ये सेमी सर्कल का पार्ट आ रहा है, बट सेमी सर्कल ही क्यों, क्योंकि अगर आप दूसरे वाले पार्ट में जाओगे तो अब एंगल जो है वो प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। तो एक इन दोनों में से एक एंगल के लिए एक ही पार्ट आता है, सर्कल का आधा पार्ट आता है जिसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। तो इस केस में सर माइनस पाई बाय 2 के लिए ये वाला आ रहा है ऊपर वाला हिस्सा, और प्लस पाई बाय 2 के लिए नीचे वाला हिस्सा। नाउ जब मैंने ये बात बोली कि माइनस पाई बाय 2 के लिए ऊपर वाला हिस्सा और प्लस पाई बाय 2 के लिए नीचे वाला हिस्सा, तो बहुत सारे बच्चों ने इसको रट लिया। नहीं जी, कौन सा हिस्सा होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा सवाल में जाकर। समझ में आया कि नहीं समझ में? कौन सा हिस्सा होगा वो सवाल में जाकर पता चलेगा, क्योंकि Z1 Z2 की वैल्यू डिपेंड करती है ना। मैं आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दे दूं जिसमें Z2 यहां आ जाए, Z1 यहां आ जाए, तो फिर अब उल्टा हो जाए। तो आप हमेशा चेक करेंगे। अभी सिर्फ समझने वाली बात जो है वो सिर्फ इतनी सी है कि आपको यह समझना है कि भैया अगर आप हमें एंगल देते हो प्लस पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये जो पूरी इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट करेगी दैट इज सेमी सर्कल। कौन सा रिप्रेजेंट करेगी? सेमी। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा? सेमी सर्कल को। ठीक है, कौन सा पार्ट, विच पार्ट, समझ में? ऐसे पूछ लिया, मान लो किसी ने, एक बच्चा बोला कि सर कौन सा पार्ट, तो कौन सा पार्ट होगा वो चेक करना पड़ेगा। कौन सा पार्ट होगा उसके लिए आप क्या करें, चेक करें। और वो सवाल में जाकर ही आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज आपको Z1 Z2 क्या दे रखे हैं वो सवाल पे डिपेंड करते हैं। बट हाँ आप याद रखिएगा लोकस ऑफ Z इज ए सेमी सर्कल। सर ये वाली बात क्या लिख दी, ये तो तुम्हें खुद भी समझ में आती है। कैसे? क्योंकि अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूं जिसका आर्ग्यूमेंट या तो प्लस पाई बाय 2 है या माइनस पाई बाय 2 है, मतलब सर वो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करता होगा, वाई एक्सिस पे या माइनस वाई एक्सिस पे। तो उसका जो जब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर वाई एक्सिस या माइनस वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, क्या हम उसको प्योरली इमेजिनरी बोल सकते हैं? हाँ जी, है ना।
क्या ये बात समझ में आई? तो ये एक डायग्राम है, Z1 और Z2 पे हमेशा ही हॉलो सर्कल आएगा, आप ये बात समझ चुके हैं, ठीक है। ये आधा सर्कल और ये दूसरा आधा सर्कल, ठीक है जी। नाउ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पे, इसी फॉर्म में लास्ट पार्ट पे। तो अब अगर मैं रोटेशन या फिर अब तक लोकस की बात करूं तो सर लाइन के हिस्से आए हैं, एक आउटसाइड ऑफ द लाइन, मतलब एक आउटसाइड ऑफ द पॉइंट, एक बिटवीन द पॉइंट्स और एक सेमी सर्कल, दो टाइप के, सिर्फ अब तक ये लोकस हुए। नाउ अब क्या होने वाला है कि जो आपको आर्ग्यूमेंट दिया गया था ना, z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, वो यहां पर जो थीटा होगा वो इन चारों को छोड़कर होगा। कौन कौन से? जिन चार एंगल्स की आप बात कर चुके हो, 0 की, पाई की, π/2 और -π/2, इन चारों को छोड़कर जो भी एंगल बचा, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 220 डिग्री, जो भी एंगल होगा। तो 220 डिग्री बोलना चाहिए क्या? नहीं जी, आर्ग्यूमेंट में एंगल 180 से कम ही होगा, फिर नेगेटिव में होगा जो भी होगा। तो अब इन चारों को छोड़कर जो भी एंगल दे रखा हो, तो सर इसमें दो वेराइटी आएगी, एक तो एक्यूट और एक आएगा ऑब्ट्यूज, है ना? समझ सकते हो ना? मान लो मैं आपको दे दूं 60 डिग्री, 45 डिग्री, -30 डिग्री, तो ये सारे एंगल्स एक्यूट आएंगे। फिर मैं आपसे पूछ लूं ऑब्ट्यूज, आप 120 डिग्री भी देख सकते हो, 135 डिग्री भी दे सकते हो, कोई सा भी एंगल, तो इस टाइप। तो जब एंगल आता है एक्यूट, पहले ही मैं आपको रिजल्ट लिख के बता देता हूं, ये मैक्सिमम आप याद कर लीजिएगा, वैसे समझाऊंगा। जब एंगल आप यहां पे देते हो एक्यूट, तो ये आता है बेटा माइनर या मेजर आर्क का पार्ट। हाँ, अब की बार एक मेजर आर्क बनेगी। जब आप एंगल देते हो ऑब्ट्यूज, तो आर्क बनती है माइनर आर्क। आर्क होता है एक सर्कल का हिस्सा, समझ में आया? आर्क क्या होता है? एक सर्कल का हिस्सा जो Z1 Z2 से गुजरता होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको ये वाला एग्जांपल देता हूं, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, ये मैंने आपको दे दिया +60 डिग्री का एंगल, और Z1 Z2 मान लो फिक्स्ड है। तो आपने क्या किया सर, यहां पर लिख लिया Z1, यहां पर लिख दिया Z2, इससे पास करने वाला एक सर्कल बनाओ, ठीक है? हाँ, इन दोनों से पास करने वाले लाखों करोड़ों सर्कल हो सकते हैं, बट एक सर्कल बनाओ, और जैसे ही आपने ये Z1 Z2 इस पे बना दिए, तो एक इसका मेजर हिस्सा है वो ये वाला है जिसको आप मेजर आर्क बोलते हो, एक इसका हिस्सा ये वाला है जिसको आप माइनर आर्क बोलते हो, ठीक है? अब आप एक काम करो, मैंने क्या किया, यहां कहीं पे Z ले, ये बात जो है ये इसी बात पर, ये जो प्रॉपर्टी है सर, मेजर और माइनर आर्क क्यों आए आंसर? क्योंकि हमें बचपन में एक कहानी सिखाई गई थी कि कोई भी कॉर्ड जो है वो सेम आर्क पर, मतलब एक ही तरफ एंगल जो है वो बराबर सबटेंड करती है। तो अगर आपने ये एंगल 60 दे दिया, तो Z को 60-60 रखते हुए आप कहां कहां घुमा सकते हो? सर इस इतने पार्ट पे कहीं भी घुमा लो, ठीक है? इन दोनों के बीच में कहीं पर भी घुमा लो। तो एंगल फिक्स करते ही Z जो है वो एक सर्कुलर आर्क पे घूमेगा। मेजर या माइनर वो डिपेंड करता है, ठीक है? आया ना? ये कौन है? ये आपस में ही लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए। ना सर जैसे कि मैंने ये फिक्स किया, तो पहले एक काम कर, इनिशियल फाइनल वहीं से सोच असली तरीके से। तो मैंने बोला Z1 से Z की तरफ सर ये हमारा फाइनल वेक्टर है, Z2 से Z की तरफ सर ये हमारा इनिशियल वेक्टर है, ये हमारा फाइनल वेक्टर, ये हमारा इनिशियल वेक्टर। और वेक्टर्स के बीच में एंगल कभी भी, वेक्टर्स के बीच में एंगल कभी भी ऐसे नहीं लिखते सर, अब ऐसे लिखते, ठीक है? तो ये इनिशियल वाला उठकर यहां गया, फाइनल वाला उठकर यहां गया। इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते वक्त एंगल जो है वो कैसा आ रहा है? +60 डिग्री आ रहा है सर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हॉलो सर्कल यहां से लेके हॉलो सर्कल यहां तक, ये आंसर हो जाएगा। सर अगर आप इसी में ही -60 डिग्री दे देते हो, इसी में ही, तो अब हमारा आंसर ये वाली आर्क आएगी, इसके नीचे वाली, इसके वर्टिकली नीचे। अभी ध्यान से देखो, पहले आप एंगल की वैरायटी सोचो, एक्यूट में मेजर आर्क आती है। अब एंगल की वैरायटी में से दो टाइप की हो सकती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव में एक हिस्सा आता है, नेगेटिव में दूसरा हिस्सा आता है,
ठीक है, वो कौन सा हिस्सा होगा वो सवाल पे डिपेंड करेगा, बिकॉज आपको Z1 Z2 क्या दे रखे हैं उस पर डिपेंड करती है ये बात। आप हमेशा नहीं बोल सकते कि ऊपर वाला हिस्सा +60 डिग्री के लिए आएगा, नीचे वाला हिस्सा -60 डिग्री के लिए आएगा। तो यहां से जो आप सिर्फ कैरी कर सकते हो, पहली चीज थीटा इन चारों को छोड़कर होना चाहिए। एक्यूट हुआ तो मेजर आर्क, ऑब्ट्यूज हुआ तो माइनर आर्क। ठीक है, अब सर उसमें भी ऑब्ट्यूज और एक्यूट में दो दो वेराइटी कि एंगल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जैसे ही मान लो एंगल, जैसे कि आपने Z1 Z2 दे दिए, ठीक है, इनसे पास करने वाली एक लाइन बना दी। अब जो है वो मेजर आर्क दो टाइप से बन सकती है, ऐसे ऊपर या नीचे दोनों बना लेना एक साथ। ठीक है, उसमें से आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी आर्क हमारे वाली आर्क है। चेक कैसे, कि मान लो आपको चाहिए, इस पे डाउट है कि ये वाली है कि नहीं, तो इस पे Z लेके देखो, फिर वही इनिशियल फाइनल बना के देखो, और फिर चेक करो कि आंसर आपका जो एंगल है वो वही आ रहा है क्या जो उसने दे रखा है। अगर वही आ रहा है तो वही आपने जो आर्क मानी है वही आंसर है, अदरवाइज अपोजिट वाली आर्क है। एक तो ये कब है, जब थीटा क्या हो, एक्यूट। अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये रहा Z1, ये रहा Z2, अब इसमें मेजर आर्क की जगह माइनर आर्क बनेगी, ये वाली, क्योंकि ये वाला जो आर्क है ये इस सर्कल का हिस्सा है, और ये वाली जो आर्क है ये इस सर्कल का हिस्सा है। तो अब की बार जो एंगल आपने जैसे ही ऑब्ट्यूज दिया तो आंसर विल बी माइनर आर्क। अब वो कौन सी होगी, सो दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ Z1 Z2 गिवन। आया ना, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये जो मैंने समझाने की कोशिश की है, इस पार्ट को मैं अगली क्लास में फिर से रिपीट करूंगा, इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को जिसमें आर्क वाली चीज है। ये वाली चीजें रिपीट नहीं होगी, जिसमें सेमी सर्कल बनता है और जिसमें ये बनता है, कौन सा वाला, ये स्ट्रेट लाइन बनती है। बाकी जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो मैं इस पार्ट को फिर से समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है, फिर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, घबराइए नहीं। ठीक है जी, तो अभी आपको कुछ नहीं, बस काम खत्म, बहुत है आज के लिए इतना। ठीक है, तो टुमारो मतलब कल, मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज इसके बाद में सिर्फ सर्कल, स्ट्रेट लाइन, उनकी इक्वेशंस कैसे निकालते हैं वो बचता है। ठीक है, तो इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर टाइम बचा तो हम सर्कल स्ट्रेट लाइन खत्म कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम मंडे को और मिलेंगे, एक लेक्चर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है जी, चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि इसमें 2 3 4 5 चीजें सोचनी है। इनिशियल फाइनल, वेक्टर बनाओ, पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज है, एंगल कैसा है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, मेजर आर्क होगी कि माइनर आर्क होगी। अब एक्यूट ऑब्ट्यूज में भी दो वेराइटी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, आया ना, तो ऐसे ध्यान रखना। चलिए, कल बात करते हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, बाय बाय बेटा।